बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइज़, आज मैं हाजिर हुई हूँ आप नावल मन आशिक कल पे यार हस्तम रिटन बाय अरीज शाह की 6 एपिसोड के साथ। तो आइए एपिसोड रीड करते हैं। इससे पहले आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आइए पढ़ते हैं 6 एपिसोड इसकी। क्या मैं अपने कज़न राहील से मिल सकता हूँ? अगर आपकी इजाज़त हो तो। वो अभी दावर के कमरे से बाहर निकला ही था। अब रुककर इसे सवाल करने लगा। इसने फ़ौरन मुस्कुराकर इसे वहाँ जाने की इजाज़त दे दी थी, क्योंकि 2 दिन इसे किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन आज 2 दिन के बाद वो अपनी फैमिली मेम्बर से भी मिल सकता था। ये अलग बात थी कि इसकी फैमिली से अभी तक कोई भी इससे मिलने के लिए नहीं आया था, और ना ही कोई इससे मिलने के लिए आने वाला था, क्योंकि दावर बहुत साफ अल्फाज में सब घर वालों के सामने बहुत साफ अल्फाज में सब घर वालों के सामने कहा था कि अगर किसी ने भी राहील के साथ ज़रा सी भी हमदर्दी करने की कोशिश की तो इसका मतलब ये होगा कि वो सब गलत काम का साथ दे रहे हैं, क्योंकि राहील सच में बहुत ही गलत काम किया था। और हकीकत यही थी कि कोई भी राहील के इस काम में इसका साथ देने को तैयार नहीं था। सब राहील की गलती को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके थे। चाचू ने खुद ही कह दिया था कि इनका कोई बेटा नहीं, और जो मासूम बच्चों की ज़िंदगी तबाह कर दे वो ऐसे इंसान के साथ कोई राब्ता नहीं रखना चाहते। पहले गलतफहमी की बिना पर वो जेल से आज़ाद करवाने के बारे में सोच रहे थे, जब दावर ने इनके सामने वो बहुत सारे सबूत ला कर रख दिए, जिससे ये बात साबित हो रही थी कि राहील ने सच में ये काम किया। और तब से ही चाचू राहील को अपनी जायदाद से आग कर देना चाहते थे। लेकिन इन्हें जज्बाती होकर किसी तरह का कोई फैसला नहीं करने दिया गया था। राहील गलत था, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि वो कभी सीधे रास्ते पर नहीं आ सकता। इसे मौके की ज़रूरत थी और इसे रोशनी दिखाने के लिए जावर था। जावर को यकीन था कि वो इसे इन सब लोगों के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर कर देगा, जो कि इससे ये सारा काम करवा रहे थे और जिसका इन सब चीज़ों के पीछे हाथ था। और अगर वो गैंग राहील की मदद से पकड़ा गया तो राहील की सज़ा बहुत कम हो जाएगी, वो जो यकीनन इनके लिए एक बहुत अच्छी खबर थी। बस राहील को मनाना बहुत ज़रूरी था। आज इसका इरादा इससे इसी सिलसिले में बात करने का था। यही वजह थी कि वो इससे मिलने का इरादा रखता था। जैन से इजाज़त लेकर सीधा इसी के कमरे की तरफ जा रहा था जब दावर को अपने पीछे आते देखा। वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था, जबकि हाथ में एक मजबूत चमड़े की बेल्ट थी। यकीनन वो किसी का सूरमा बनाने जा रहा था। इधर के इंदिश को बुला लो, नहीं तो वैसे ही 2-4 बारी बेहोश हुई ना। इसे खुद भी इस फील्ड में आया 3रा साल था, लेकिन अब तक इसे ये करने का मौका नहीं मिला था, जबकि दावर तो शायद ये काम शौक से करता था। इस वक्त भी कल रात सड़क पर बदतमीज़ी करने वाले चंद बदमाश लड़कों से मुलाकात करने जा रहा था, जो कल रात ही सड़क पर कुछ लड़कियों से बदसलूकी कर रहे थे, और इन लड़कियों ने इनके खिलाफ रिपोर्ट करके इन्हें इसी वक्त थाने बंद करवा दिया था। राहील का कमरा दावर के कमरे के बिल्कुल सामने पार था। इसके पास एक अच्छा मौका था। वो दावर से किसी का कचूमर बनाने की ट्रेनिंग अच्छे से ले सकता था, और अब वो और किसी चीज़ों में इसे फॉलो करे या ना करे, इस चीज़ में दिल से करने वाला था। नाइस। कैसे हो तुम राहील? तुम पर किसी तरह का कोई तशद्दुद तो नहीं किया गया? मैंने खुद इंस्पेक्टर से बात की थी कि तुम पर किसी तरह का दबाव न डाला जाए। मैंने इन्हें यकीन दिलाया कि तुम खुद ही इन लोगों के खिलाफ गवाही दे दोगे। देखो राहील, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब भी तुम्हारे खिलाफ मुझे सबूत मिला मैं तुम्हें अरेस्ट कर लूँगा, और इस बार बिल्कुल भी मेरी नज़र में कोई वैल्यू नहीं होगी कि तुम मेरे साथ कौन सा रिश्ता रखते हो। इस वक्त तुम मेरे लिए, अरे यार आज पता नहीं क्या मसला हुआ, टांग में बड़ी दर्द हो रही है। अच्छा खैर, पढ़ते हैं। इस वक्त तुम मेरे लिए एक मुजरिम हो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हारे सामने एक ऑफ़र रख रहा हूँ। अपने गैंग के खिलाफ गवाही दो, इन लोगों का पता बताओ, इनकी अगली प्लानिंग हमारे साथ शेयर कर दो। मैं तुम्हारी सज़ा बहुत कम करवा दूंगा, वरना तुम्हें 10 साल की सज़ा के साथ तकरीबन 50 लाख का जुर्माना भी होगा। तुम छोटे बच्चों को गुमराह करके गलत रास्ते पर लेकर आ रहे थे, जो कानून की नज़र में एक बहुत बड़ा गुनाह है। जो इसके सामने बैठा इसे समझा रहा था, जबकि इसकी सारी बातें दावर भी सुन रहा था। तुम छोड़ो इस सब बातों को जावर, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुमने जो चाहा वो तुमने हासिल कर लिया। ये बात तो तुम पहले से जान चुके थे, इस ग्रुप में मैं भी शामिल हूँ, लेकिन तुमने मुझे इस दिन गिरफ्तार करवाया जिस दिन मेरा निकाह होने वाला था, बल्कि निकाह के ऐन वक्त पर, ताकि तुम मेरी होने वाली बीवी को अपनी बीवी बना सको। मैं तो जो भी कर रहा हूँ सही या गलत मेरा सर दर्द है, लेकिन तुमने जो किया इसे तुम क्या नाम दोगे? तुमने जानबूझकर अपने ऑफिसर्स को ऐन निकाह के थोड़ी देर पहले वहाँ पर भेजा, ताकि मेरे घर वाले इज्जत बचाने के लिए सहरविश की शादी तुमसे करवा दें। सहर पर तुम्हारी नज़र इसी दिन से ख़राब थी जब तुमने पहली दफ़ा इसे देखा था। वो खूबसूरत है, किसी का भी दिल इस पर आ सकता है। मैं कैसे मानूं कि तुम इस लड़की पर फिदा नहीं हुए? वाह राहील, बड़ा इंटेलिजेंट निकला। जबकि इसकी तस्वीर तुमने अपनी स्क्रीन लॉक पर लगा रखी थी, यहाँ तक कि तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड भी सहर के नाम पर है। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारे मोबाइल को चेक करने की कोशिश की थी। मैंने तुम्हारे मोबाइल का पासवर्ड जानने के लिए तुम पर नज़र रखी, लेकिन ये सोचकर मैंने नज़रअंदाज कर दिया कि वो मेरी बीवी है, और जब वो मेरी बीवी बन जाएगी तब मैं तुम्हें नंगे हाथों पकड़ लूँगा। लेकिन तुमने तो सारा गेम ही पलट दिया।
तुमने मेरे इस केस को मेरे शादी वाले दिन तक मुंतकिल किया ताकि तुम इसे हासिल कर सको। मेरे इस केस की वजह से ही तुम इस निकाह करने में कामयाब हो सके हो। बहुत बड़ी प्लानिंग की है तुमने। वो इसके सामने बैठा जैसे इसे आईना दिखा रहा था, जबकि जावर बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में कुर्सी पर बैठा दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। मेरे भाई, ये सारी बातें हम बाद में भी तो कर सकते हैं, फ़िलहाल हम केस के बारे में बात करें। ये सारी बातें हम तब करेंगे जब तुम जेल से आज़ाद हो जाओगे। फ़िलहाल ये बताओ कि तुम अपने गैंग के खिलाफ गवाही देने को तैयार हो या नहीं। वो उसकी बात को झुठला हरगिज़ नहीं सकता था, बल्कि शायद राहिल की एक एक बात बिल्कुल सही थी। और देखिए जावर किड्डा छुपा रिस्तम निकला, बल्कि किड्डी पहुंची शय निकली है। इसके लॉक स्क्रीन पर सहरविश की माइयों वाली तस्वीर लगी हुई थी। इसके मोबाइल का पासवर्ड भी सहरविश के नाम पर ही था। वाह, तो बकवास की जा रही सी कि मैंने इस लड़की से शादी नहीं करनी, मेरी आंखों में आंखें डाल के कहे, ये कहे वो कहे। वाकई इन्होंने सहरविश ना 2 चपेड़ा मार दी तो दिन तबीयत वाश हो जाती जावर की। अंदरों ही अंदर मन में लड्डू फूट रहे थे, तो ऊपर से कह रहे थे मैं फोर्स मैरिज, मैं नहीं शादी करूँगा, मुझे बलि का बकरा बना रहे थे ये थे वो। बहुत बड़ी शय जावर। यहाँ तक कि वो अपने सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स के पासवर्ड भी इसी के नाम के ही रख रहा था। वो इस बात का गवाह खुदा और वो खुद भी था, क्योंकि 2 दिन पहले इसके लैपटॉप पर कुछ फाइल चेक करते हुए इसने अपने लैपटॉप का पासवर्ड भी सहरविश लगाया था, जो यकीनन इसकी बीवी का नाम था, जो कि पहले इसके कज़न की मंगेतर रह चुकी थी। वो सच में घूम गया था। ये छोटा ज़रूरत से ज़्यादा ही तेज़ निकला। नहीं, मैं इन लोगों के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं हूँ, बल्कि मैं किसी को नहीं जानता। ये सारा कुछ मैंने ही किया। जिस पर जावर कंधे उचकाकर उठकर खड़ा हो गया, जैसे अगर इसे चाह नहीं तो जावर को परवाह नहीं। सही है। इसे उम्मीद न थी कि राहिल इतना ज़हीन होगा। वो तो इसे बेवकूफ़ समझा हुआ था। इसे बिल्कुल नहीं लगा था कि वो इसकी प्लानिंग को इतनी आसानी से समझ जाएगा। देख किड्डा बड़ा शातिर आदमी, किड्डा बड़ा प्लानर निकलिया। वो तो ये सोचकर आराम से काम कर रहा था कि राहिल को कौन सी इसकी प्लान की समझ आनी है। वो बहुत होशियारी से एक एक कदम उठा रहा था, लेकिन फिर भी राहिल ने सब कुछ जान लिया था। ये यकीन करना मुश्किल नहीं था कि राहिल इसे बहुत अच्छे से जानता था। लेकिन राहिल ने इसके मोबाइल पर सहरविश की तस्वीर कब देखी थी? कब इसने इसके सामने अपने मोबाइल का पासवर्ड लगाया था? और इसे ये बात कैसे पता चली? खैर, जो भी था, इसे कौन सा किसी का कोई डर था? बेडर दीदा जो वो परेशान होता, वो तो बहुत रिलैक्स था, ये सोचकर कि राहिल से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। दोनों ही भाई बहन काफ़ी ज़हीन थे। हाँ, लेकिन ये एक अलग बात कि इन दोनों की जहानत इसके किसी काम की नहीं थी। वो दोनों इसके लिए सिर्फ मुश्किलात ही बढ़ा सकते थे। ज़ुबारिया से इसने कभी मोहब्बत नहीं की थी। वो बचपन से इसकी मंगेतर थी, लेकिन वो लड़की का इसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा नहीं कर सकी। इसके बाप की ख्वाहिश थी कि वह ज़ुबारिया से शादी करे। इसकी शादी इसी के ख़ानदान में इन्हीं के भाई की बेटी से हो, और इसे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो अपने बाप की हर खुशी देना चाहता था। वो इनकी किसी बात को नहीं टाल सकता था। लेकिन इसकी नीयत बदल गई। सहरविश को देखने से पहले, इसको जानने से पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर इसका दिल सिर्फ सहरविश के गुन गाने लगा। जब इसने पहली बार सहरविश को देखा था, तब इसके चेहरे से नज़रें हटाना इसके लिए मुश्किल हो गया था। वो मासूम सी मनमोहनी सूरत पहली ही नज़र में इसके दिल के किसी कोने में बस सी गई थी। और फिर जब जोया ने इसके सामने इसकी सोच बयान की, इस दिन वो इससे मोहब्बत कर बैठा था। शायद इसके लिए मोहब्बत इसके दिल में पहले पैदा हो गई थी, लेकिन इस दिन इसकी सोच जब जोया ने इसके सामने बयान की, तो इसने खुदा से दुआ मांगी कि यह लड़की किसी और के नसीब में न लिखी जाए, क्योंकि इसने हमेशा अपने लिए एक ऐसी लड़की की ख्वाहिश की थी। और फिर राहिल की हकीकत जानने के बाद वो परेशान हो गया था। वो सहरविश को एक ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी तबाह करने नहीं दे सकता था। शायद वो किस्मत का फैसला समझकर राहिल और उसकी शादी को कबूल कर लेता, लेकिन इसका दिल इसे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था। इसका दिल ज़िद पर उतर आया था। सहरविश के नाम के आगे इसका नाम देखने की ज़िद जो इसने पूरी कर ली थी, तो बहुत शातराना तरीके से पूरी की है। इसने बहुत ही आसानी और होशियारी से खेल खेल कर सहरविश को अपने नाम कर लिया था, और अब वो इसकी थी। हाँ, वो इसकी थी। आज इस पर सिर्फ इसका हक था, और ये सब कुछ आसानी से नहीं हुआ था। इसने बहुत कुछ फेस किया था। इसने इस केस में हाथ डाल लिया था जिससे इसका कोई वास्ता ही नहीं था। इसे अपना काम बढ़ाने का शौक़ कभी भी नहीं रहा था। वो तो बस अपने काम से ही मतलब रखता था। लेकिन जब इसे राहिल की रूटीन पता चलना शुरू हुई, तो इसने सबसे पहले इंस्पेक्टर जैन के केस में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था, और जिसकी वजह अक्सर इसे दावर से बहुत कुछ सुनने को मिलता था। लेकिन वो पीछे नहीं हटा, क्योंकि ये मामला सिर्फ इसकी नौकरी या केस का नहीं, बल्कि यह मामला इसके दिल का था। अच्छा, ऐसी वजह तो एड्डी खज्जल खुआरी हो रही सी। हाय, कितना तेज़ आदमी है। ऐसे शातिर लोग भी इसी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं वैसे। और वो अपने दिल पर किसी तरह का कोई जुल्म नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि इसने बहुत होशियारी से जैन के केस को हैंडल करने का फ़ैसला किया, और आहिस्ता आहिस्ता इसने हर चीज़ को कंट्रोल कर लिया था। इसने सोचा था कि अगर राहिल का इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं भी हुआ, तब भी वो एक दिन के लिए इसे शक की बुनियाद पर जेल भिजवाकर सहरविश से निकाह कर लेगा। देखी यार, ये कितना बड़ा मास्टरमाइंड है, समझ नहीं आ रही। बस बड़ा वो कहते नहीं है, कमीना प्लस होनहार, ऐसा बंदा ये।
क्योंकि इसे यकीन था कि घर की इज्जत बचाने के लिए इसके माँ बाप इसे ही बलि का बकरा बनाएंगे, और वो बनने को तैयार था। हंसी खुशी इसने बहुत नखरे दिखाए, बहुत उल्टी सीधी बातें की, सिर्फ ये सोच कर कि वो कम हिम्मत लड़की शायद अपने लिए कोई स्टेप लेगी, शायद थोड़ी सी हिम्मत दिखाकर अपने हक में आवाज़ उठाएगी, फिर तू ही सिर फाड़ के रोना सी। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, और अगर इसकी ये सारी प्लानिंग आज से पता चल जाए तो शायद वो बेहोश भी हो सकती थी। और वो इसकी नाजुक सी जान पर किसी तरह का कोई जुल्म नहीं करना चाहता था, इसलिए वो इसे बताने का कोई इरादा नहीं रखता था। फिलहाल वो अपनी मोहब्बत को भी इस पर जाहिर नहीं करना चाहता था, वो इसे ये सब कुछ नहीं बताना चाहता था, वरना वो उल्टी खोपड़ी की लड़की कहीं ये ना सोचने लगे कि इसने खुद राहील के खिलाफ केस निकाल कर इसे फंसाया ताकि वो इसे निकाह कर सके। अब वो इसे इतना भी सर पर नहीं चढ़ा सकता था। एक तो वैसे निकाह के बाद इसकी ज़ुबान ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो गई थी। बेटा तेरे वगैरह ना रहन वास्ते ना उन्हें ज़ुबान लंबी करना नहीं पैनी सी, और तू तो बच्ची मार देनी सी। बात बात पर ताने मारती थी। खैर ये भी अच्छा ही था कि वो इसकी हिम्मत देखना चाहता था, और वो बड़ी ही दिलेरी से अपनी हिम्मत दिखा रही थी, जिसे देखकर वो खुद हैरान रह गया था। लेकिन जो भी था, इसकी हर अदा सर आंखों पर, वो इससे मोहब्बत करता था, इसकी हर चीज़ इसे दिल से कबूल थी। वाह जी। वो फिलहाल बहुत सारी चीज़ों को सोच रही थी, अपने जहन में आने वाले वो रंग बिरंगी चूज़ों वाली सोच को वो इस पर जाहिर भी कर रही थी। कभी समझौता, कभी किसी और से मोहब्बत, कभी माँ बाप का प्रेशर, वो बहुत सारी सोचों में उलझी हुई थी। और वो इसकी ये सारी उलझने वो हनीमून पर जाने के बाद दूर करने वाला था कि दावर दी खड़ूस ने इसकी छुट्टियाँ मंजूर नहीं की थी। एक बार मैं तुम्हारी जगह बैठ जाऊँ इंस्पेक्टर दावर, फिर देखना मैं तुम्हारी भी छुट्टियाँ मंजूर नहीं करूँगा। खैर तुम तो मेरे सीनियर हो, मैं तुम्हारे बेटे से इंतकाम लूँगा। देखी किन्नी मुंतकम मिजाज है बंदा। इसने फैसला करते हुए सोचा, जब अंदर से पैगाम आया इंस्पेक्टर दावर बुला रहे हैं। और यहाँ अगर इसकी सारी अकड़ सारी सोचें जवाब दे चुकी थी, वो फ़ौरन उठकर भागा। एनू दावर ही सैट रखता है, जी शै ना, ये शै किसी और के बस में आने वाली है ही नहीं। आ हील वगैरह बेचारा की कर सकता, वो सिर्फ ड्रग्स के विच ही लोगों लत लवा सकता, इदां दी शै नहीं हैंडल कर सकता, इदां दे अकड़ ना दावर ही कढ़ सकता। जी सर, आपने मुझे बुलाया। वो अंदर दाखिल होता इसे सैल्यूट करता हुआ बोला, जी बैठे आप इंस्पेक्टर जावर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है इस वक्त चैन के केस के बारे में। वो ओ तेरी यार, ये किधर गया? एक मिनट रुके, ढूंढते हैं। वो मुजरिम जो आपका कज़न लगता है, ख़तरनाक नहीं लगता मुझे लगता है कि इनका नया बंदा था। आप इससे बात करें, हो सकता है ये गवाही दे दो और इंस्पेक्टर जैन के केस में इनकी मदद कर सके। इसके साथ आप बात कर लें, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो जो बातें कर रहा था, इन बातों ने मुझे काफ़ी कन्फ्यूज़ किया है। क्या आप मुझे इस बारे में कुछ बताएंगे, वो किस लड़की के बारे में बात कर रहा था, और इसके इस केस का लड़की का क्या लेना देना? आपने इसे फंसाने के लिए प्लानिंग की है, ऐसा इसका कहना है। इसमें कितनी हकीकत है, क्या आप मुझे बताना मुनासिब समझेंगे? अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जैन को बताइएगा ताकि इसे केस में किस हद तक आसानी हो सके। और दूसरी बात, कोशिश कीजिएगा कि आपका कज़न ज़ुबान खोल दे, वरना शायद हमें इन्हें अपने तरीके से बोलने पर मजबूर करना पड़े, जो यकीनन आपके ख़ानदान वालों को पसंद नहीं आएगा, और ना ही आपको। वो इसे देखते हुए बोल रहा था, सर सबसे पहली बात तो मेरा इस केस से अब कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सिर्फ यही सब कहने के आया था जो मुझे आप मुझे बता रहे हैं। और बाकी जिस लड़की के बारे में बात कर रहा है वो अब मेरी बीवी है, और हाय अल्लाह, और इस केस से इसका कोई लेना देना नहीं है। और जिस प्लानिंग की वो बात कर रहा है वो भी तकरीबन मेरा और इसका पर्सनल मैटर है। इस केस का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये कह सकता हूँ कि इस केस ने मेरे लिए काफ़ी आसानी पैदा की है। मेरी जो वाइफ है, इसकी शादी इसके साथ होने वाली थी, और इसे बचाने के लिए मैंने एक कदम उठाने का फ़ैसला किया था। अगर मैं चाहता तो राहील को 2 दिन पहले भी गिरफ़्तार करवा सकता था, और 2 दिन बाद भी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैंने ही सारे सबूत लाकर इंस्पेक्टर जैन को दिए थे, और ये इसी दिन की बात है जब इसकी शादी थी। मैं चाहता था कि शादी वाले दिन ही पुलिस इसे गिरफ़्तार करे, क्योंकि जिस लड़की से इसकी शादी होने वाली थी मैं इससे मोहब्बत करता था, और मैं इससे शादी करना चाहता था। बस इतनी सी बात है। अगर इसे 2 दिन पहले गिरफ़्तार कर लिया जाता तो शायद इसकी शादी रुक जाती, और बाद में किया जाता तो शायद शादी हो जाती। तो मुझे दोनों ही कंडीशन मंजूर नहीं थी, इसलिए मैंने इसकी डिटेल्स इसकी शादी वाले दिन ही दी थी। ये सारी बातें किसी को भी बताने वाली नहीं थी। ये इसका राज था जो इसने दावर पर खोल दिया। क्यों, वो नहीं जानता था। बस इसे यकीन था कि अगर इसे पता चल भी जाए तो भी वो किसी तरह का कोई मसला पैदा नहीं करेगा। मोहब्बत को हासिल करने का ये तरीका बहुत गलत है। आप इसका रिश्ता भी मांग सकते थे। खैर इसकी शादी होने वाली थी तो ये सब कुछ हद तक ठीक भी है। अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने गलती की। आपको इसकी सारी डिटेल्स पहले पता चल चुकी थी, और आपने अपने मतलब के लिए, अपनी पर्सनल वजह के लिए किसी को भी ये बात नहीं बताई, जो बड़ा नुकसान करवा सकती थी। ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आइंदा इस तरह कोई हरकत नहीं करेंगे। मुझे देखते हुए एक बार फिर इसकी गलती निकाल चुका था। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाँ में सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अब वो इसके सामने वो क्या कहता कि कभी कभी गैर जिम्मेदाराना काम करके ही अपनी दिली ख्वाहिशात को पूरा किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, कहीं क्यों फ़ोन किया आपने? वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद थे।
फूफा और ताई अम्मी भी यहीं थी। इसने अम्मी के मोबाइल पर फ़ोन किया था कि इसे बात करनी है, जिस पर अम्मी ने फ़ोन इसके हवाले कर दिया था। अपनी जान की आवाज़ सुननी है जाने, मैंने शादी की, आपसे इतना हक तो बनता है ना मेरा। अंदाज में दुनिया जहान की शरारत और शोखी थी। वो इसे तंग करने के लिए सब कुछ करता था, इसे इस बात का यकीन हो चुका था। यहाँ सब घर वाले परेशान है ज़ुबारी को लेकर, इसे अब तक ठीक से होश नहीं आया। और आप कितने आराम से वहाँ अपने ऑफिस में बैठे हुए, एहसास नाम की कोई चीज़ है आपके अंदर? डॉक्टर इसे मुसलसल बेहोश रख रहे हैं, इसकी ज़हनी कैफियत बहुत ख़राब है। आप इन सब बातों पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने कामों को पूरा करने में लगे हुए। कुछ जिम्मेदारियाँ इस घर से भी निकलती हैं आपकी। वो फ़ोन कान से लगा एक साइड पर आते हुए इसे समझाने वाले अंदाज में मगर डांटते हुए बोली, मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारियाँ बताता हूँ डार्लिंग, पर सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि अपने माँ बाप का हुक्म माना, जो कि मानकर मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, और अब से तुम मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो, जिससे मैं हर तरह से निभाना चाहता हूँ। ये अलग बात है तुमने कल रात मुझे मेरी जिम्मेदारी निभाने नहीं दी, बल्कि मेरे मासूम जज्बात का कत्ल किया। तुम उम्र भर की कैद नहीं, बल्कि तमाम उम्र कैद दिल होनी चाहिए। आज जो मैं तुम्हें अपने दिल में हमेशा के लिए कैद करूँ, तुम्हें अपनी बाहों में भेज कर सीने से छुपा लूँ, तुम्हारे होंठों पर अपनी मोहब्बत की दास्तानें रकम करूँ, और तुम्हें बस खुदा के लिए खुदा का खौफ करे। आपको तो शर्म लिहाज नाम की कोई चीज़ नहीं है, वरना न जाने कितने लोगों में बैठे होंगे और ये एहसास तक नहीं है कि यहाँ आपकी कज़न अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। कैसे इंसान है आप? मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे। वो गुस्से से कहते फ़ोन काट चुकी थी। जावर ने गुस्से से फ़ोन को देखा और फिर भी टेबल पर रख दिया। इसे बीवी बहुत बुरी मिली थी कि इसने सोचा, लेकिन फिर मोबाइल स्क्रीन पर इस मासूम से चेहरे को देखकर इसने फ़ौरन अपनी बात की नफ़ी की। अरे नहीं यार, मेरी जान तो बहुत मासूम है, इतनी प्यारी है। इसने मुस्कुराते हुए मोबाइल स्क्रीन पर अपने लब रख दिए थे। कभी कभार इंसान बहुत अचानक बहुत अलग महसूस करने लगता है, अपने आप को आसमानों में फील करता है। इस वक्त इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वो इसे डांटे गुस्सा करे, सीधे मुँह बात ना करे, इत्मीनान इतना ही काफ़ी था कि वो जावर हैद जी की थी, बिल्कुल जिन्होंने बड़े पापड़ बेल के हासिल किया। मैं दरवाज़ा खटखटाए अब बाहर रुककर इसके आने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन इसे सीढ़ियाँ उतर के नीचे आते आते पूरे 2 मिनट लग चुके थे। हद है, 2 घंटे से खड़ा हूँ मैं, और तुम्हें इतनी तौफीक ना हो सके कि वक्त पर दरवाज़ा ही खोल दो। वो अंदर दाखिल होता इसे कहने लगा, आते शिकायत नहीं करते बल्कि सलाम करते हैं। मेरी दूर की खाला कहा करती थी कि आते ही अगर सलाम पेश करो तो घर में शैतान नहीं आता। वो इसे देखते अपनी किसी खाला की बात बताने लगी। तुम हद करती हो, शैतान को भी अंदर आने दो यार, वो भी बाहर बारिश में खड़ा भीग रहा होगा। वो इसके गिर्द अपने बाहों का हसार बनाता इसे अपने साथ साथ लिए अंदर की तरफ आया था। आप पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं, मुझे तो आपकी बातों की समझ नहीं आती। मेरा ताहू रो रहा होगा। और वो तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ गई। कभी ताहू के बाप को भी पूछ लो, इतना लंबा होता जा रहा है। वो भी इसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा, लेकिन इसका जवाब ना आया। चा वो कमरे में दाखिल होती बेहद मासूमियत से बोली। इसके बचकाना से अंदाज पर दावर मुस्कुराकर अपनी शर्ट के ऊपर के बटन खोलने लगा, जबकि ताहू बेड पर लेटा मज़े से अपने पैर को अपने नन्हे से हाथ में पकड़े मुआयना कर रहा था। खिलखिलाकर मुस्कुराया। ताहू मामा का प्यारा बेटा, मामा की जान है, मामा के जिगर का टुकड़ा है। इसके नन्हे नन्हे होठों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर इसके नन्हे नन्हे हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़कर चूमने लगी। दे दा। वो भी इसकी बातों का खूब जवाब दे रहा था, जिस पर वो वारिस सदके जा रही थी। तुम्हारे बेटे ने तुम्हें कभी नहीं बताया होगा कि तुम्हारा कितना एनर्जेटिक है। वो बेड पर बैठते हुए इसे देखकर कहने लगा तो इसने एक नज़र उठाकर इसे देखा। इसे लगा था कि शायद वो वाली कोई बात नहीं करेगा, लेकिन हमेशा की तरह यहाँ पर भी वो गलत थी। वो इसे इग्नोर करते हुए ताहू को अपनी बाहों में उठा इसके साथ बातें करने लगी। वो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा बेबाक होता जा रहा था। पिछले कुछ दिनों से तो इसने इसके कई रूप देख डाले थे। तुम्हारा किस सच में बहुत शानदार था। आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा, मैंने बहुत इंजॉय किया। सबकी बातों का मुस्कुरा कर जवाब दिया। आज मेरी खुशी देखकर कितनी दफ़ा मेरे साथ काम करने वाले ऑफिसर्स ने वजह पूछी, लेकिन इन्हें अब थोड़ी ना बता सकता था कि मेरी बीवी ने मुझे किस दिया है। अब ये बातें इन्हें बताने वाली थोड़ी थी। खैर, फिर सुनो क्या हुआ। मुझे नहीं सुनना, और आप भी चुप कर दें, ताहू के सोने का वक्त है। अगर ये अभी नहीं सोएगा तो फिर बाद में भी नहीं सोएगा, और आपकी भी नींद ख्वाम में ख़राब हो जाएगी। वो इस टॉपिक को बंद करते हुए ताहू को बेड पर लिटाती से थपकने लगी थी, जब अचानक दावर ने इसका हाथ थाम कर इसे अपनी तरफ खींचा। इसके बालों पे हाथ रखते ही वो अगले ही लम्हे इसके होंठों को अपने लबों की कैद में ले चुका था। इसके होंठों पर मोहब्बत से भरपूर भूसा देते वो पीछे हटकर इसका सुर्खी छिलका चेहरा देखने लगा। इतना घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है डार्लिंग, अब तो तुम्हें रोज़ सुबह मुझे ऐसे काम पर भेजना पड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि तुम आदत डाल लो, क्योंकि अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहता। ये फ़तह हमारी नई शुरुआत का होगा, और इस बार मैं किसी तरह का कोई बहाना बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो इसका हाथ थपकता उठकर ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया, जबकि इसने एक नज़र बेड पर लेटे ताहू को देखा था, जो एक बार फिर से अपने पैर का मुआयना कर रहा था। इसे ताहू से बस इतनी सी शिकायत तो थी कि वो अपनी माँ की हिफाजत क्यों नहीं करता था। ताहू वैसे बड़ा ही ये बाप का बच्चा है,
इतने बड़े बूबू भूत से किसी दिन इसका बाप इसकी माँ को खा जाएगा और इस मासूम को पता भी नहीं चलेगा। वैसे ना ताहू, ये वैसे बड़ी वो बेवफाई वाली बात हो गई। वैसे सारा दिन मम्मा मम्मा पास रहना है, तो जो मम्मा ने बचाने का टाइम आता है तो या सोने दे विच या अपने पैर का मुआयना करें, तो ताहू साहब को ज़्यादा कोई काम इंपॉर्टेंट नहीं होता। दैट्स नॉट फेयर। अभी मुझे इससे मिलना है, एक बार इसे कहें तो सही कि मुझसे मिले। मैं इसे बताऊंगी कि मैं इससे कितनी मोहब्बत करती हूँ, मेरी मोहब्बत के सामने हार जाएगा। मुझे यकीन है आप इससे कहें तो सही, वो अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया ज़ुबारिया, वो एक शादीशुदा इंसान है, न जाने तुम ये बात कब समझोगी। पहले तुम्हारे भाई ने हमें कम दुनिया के सामने शर्मिंदा किया, अब तुमने भी ये हरकतें शुरू कर दी हैं। तुम दोनों बहन भाई ने हम वालिदैन को शर्मिंदा कर रखा है। तुम दोनों की वजह से ख़ानदान भर में कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे हम। क्या बताएं कि लोगों को कि बेटा नशई है और बेटी किसी के लिए खुदकशी करती फिर रही है। बुढ़ापे में बच्चे अपने वालिदैन की ज़िंदगी आसान करते हैं, लेकिन तुम दोनों ने हमारी ज़िंदगी जहन्नुम कर रखी है। तुम्हारे पापा कितने परेशान है, इस बात का एहसास तक है तुम्हें? हर चीज़ में ज़िद और हठधर्मी नहीं चलती, इस बात को कब समझोगी तुम? ज़ावर अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश है, वो सहरविश के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर चुका है और तुम अब तक इन्हीं पुरानी रिश्तों को लेकर बैठी हुई हो। क्या तुम नसीब का लिखा कबूल नहीं कर सकती? अगर वो तुम्हारे नसीब में होता तो तुम्हें मिल जाता, वो तुम्हारे नसीब में था ही नहीं, इसीलिए इसे सहरविश नसीब में लिख दिया गया। लेकिन एक छोटी सी बात तुम कबूल नहीं कर पा रही, इसलिए नहीं कि क्योंकि तुम ज़ावर से कोई धुआंधार मोहब्बत करती हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमसे बर्दाश्त नहीं कर रही कि सहरविश को एक अच्छा इंसान मिल गया और वो इंसान कभी तुम्हारा मंगेतर था। ये सब कुछ तुम मोहब्बत में नहीं कर रही, ये सब कुछ सिर्फ तुम अपनी तस्कीन के लिए कर रही हो। और यकीन जानो, तुम्हारी इस हरकत से मुझे नहीं लगता कि ज़ावर को रत्ती बराबर भी फ़र्क पड़ा है। रात वही तुम्हें लेकर आया था और फिर सुबह होते ही वो अपने काम पर निकल गया, क्योंकि इसके नज़दीक तुमसे ज़्यादा ज़रूरी था इसका काम। अगर इसे तुमसे मोहब्बत होती ना, तो वो यहाँ होता, ना कि अपने काम पर। इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि इसकी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। खुद को थकाना बंद करो, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम सिर्फ ये सब कुछ करके अपने लिए मुश्किलात में इजाफा कर रही हो। ज़ावर के नज़दीक इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। वो शख्स कभी भी माजी के पीछे नहीं भागता, वो हाल में जीने का आदी है। वो अपनी ज़िंदगी को अपने कल की नज़र कभी नहीं करेगा। ये सब कुछ करके तुम खुद अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना रही हो। वो इसके पास बैठी से समझा रही थी। जितना मर्जी समझा लो, इन्होंने नहीं समझ आनी। सारी औलाद ही गंदी निकली चाची चाचा की तो। लेकिन ये वो बात भी बहुत अच्छे तरीके से जानती थी कि इनकी कोई भी बात इसकी नज़रों में कोई अहमियत नहीं रखती। तो बस फिर अल्फाजा ना करो। वो इनकी किसी बात को नहीं समझना चाहती, उल्टा इनकी बात पर सर झटक कर अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी। छितरा नहीं कमी बस ज़ुबारिया बीबी ने। ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ था। वो मनहूस जब से मेरी ज़िंदगी में आई, इसने मेरी ज़िंदगी अजाब कर रखी है। मैं इसकी जान ले लूँगी, मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। इसकी हिम्मत कैसे भी मेरे मंगेतर पर गंदी नज़र रखने की। बकवास बंद करो ज़ुबारिया, ये ख़बरदार तुम जो तुमने सहरविश का नाम इस अंदाज से लिया। ये तो तुम भी जानती हो वो कभी भी ज़ावर से प्यार नहीं करती थी। इसे ज़ावर कभी पसंद नहीं था। ये तो नसीब का लिखा हुआ था जिसे इसने कबूल कर लिया। इसने ज़ावर की तरफ कभी नज़र उठाकर भी नहीं देखा। ये तो तुम्हारे भाई के करतूत थे जिसने इस बुढ़ापे में हमारा नाम बर्बाद कर दिया। वो तो खुदा का शुक्र है कि ऐन वक्त पर शादी के लिए राज़ी हो गए, वरना इस मासूम की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। वो तुमसे मिलने के लिए अंदर आ रही है और ख़बरदार तुमने इसके सामने कोई भी फजूल बात की। और ये बात अच्छे से याद रखना कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो नसीब का लिखा हुआ था। सहर का इसमें कोई गलती नहीं। वो अंदर आ रही है, मैं डॉक्टर से मिलकर तुम्हारे पेपर्स तैयार करवाती हूँ। वो इसके करीब से उठते हुए बाहर चले गई, जबकि सहर जो बाहर ताहिर अम्मी के पास बैठी हुई थी, इनके बाहर निकलते ज़ुबारिया की हालत पूछने लगी। अब बेहतर डॉक्टर ने कहा कि आज ही डिस्चार्ज कर देंगे, तो मैं डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाती हूँ। हम इसे थोड़ी देर में घर ले चलते हैं। चाची मुस्कुराकर आगे बढ़ गई, जबकि ज़ुबारिया के कमरे की तरफ वो आ गई थी। ज़ुबारिया ने भी कहानियाँ सुनानियाँ जिहड़ियां ज़ावर ने रात को सहर बीबी ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबारिया, कैसी हो तुम? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो उसके करीब बैठते हुए सवाल करने लगी। वो छत को घूरी थी, इसकी आवाज़ पर इसे देखने लगी। वो इसकी मोहब्बत की दुश्मन थी, इसकी माँ से कोई कदम नहीं उठाने दे रही थी, वरना इस लड़की को हराना इसके लिए मुश्किल तो ना था। कैसा हो सकता है वो इंसान जो अपना सब कुछ हार बैठा हो, अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत, हर चीज़ दूसरे की झोली में डाल चुका हो। कम से कम तुम्हें मुझसे ये सवाल नहीं करना चाहिए सहरविश। अब इतनी भी नादान नहीं हो तुम कि मेरे दिल के जज्बात को समझ ना सको। वैसे ही हूँ मैं जैसा मुझे होना चाहिए। वो पुरसकून से देखते हुए बोली थी। न जाने क्यों सहरविश इसकी बात पर शर्मिंदगी से सर झुका गई। ये सब कुछ नसीब का फ़ैसला ज़ुबारिया, इस बात को समझने की कोशिश करो। हो सकता है कि अल्लाह ने इस शख्स को तुम्हारे नसीब में लिखा ही ना हो सकता है कि तुम्हारे ज़ावर से बेहतर चुना गया हो। मुझे और कोई भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ज़ावर चाहिए। वो मेरी मोहब्बत है, मैंने आज से नहीं बचपन से चाहा इसे, हमेशा इसे अपने साथ देखा, लेकिन आज तुम्हारी वजह से इसने मेरा साथ छोड़ दिया।
अब तक वो मुझसे मिलने नहीं आया। जानती हो क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे साथ जुड़े ज़बरदस्ती के इस रिश्ते को निभाना चाहता है। इस समझौते को वो आखिर दम तक साथ लेकर चलना चाहता है। अपने माँ बाप का फैसला सही साबित करना चाहता है, लेकिन हकीकत ये है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और मेरी जगह वो तुम्हें कभी नहीं दे सकता। वल्लाह रे खुशफहमियाँ। किसी की ज़िंदगी में एक इंसान अनचाहा वजूद बनकर रहना कोई कमाल की बात नहीं है सहरविश। मैं तुम सारी ज़िंदगी पछताओगी। तुमने मेरे दिल की दुनिया लूटी है, सुकून तुम्हें भी नहीं मिलेगा। वो बोलने पर आई तो बोलती चली गई, ये जाने बिना कि वो इसे बद्दुआएं दे रही है। ये शायद वही जानती थी। सहरविश कि तुम सारी ज़िंदगी एक ऐसे इंसान के साथ रह लोगी जो तुम्हें पसंद नहीं करता, जो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, सिर्फ तुम्हारे साथ एक समझौते का रिश्ता गुजारता रहेगा। वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकेगा। एनू एनू भी जाके ना जावर साहब दे ना पासवर्ड दिखाओ फ़ोन ना दे, और इसके वॉलपेपर भी दिखाओ। क्या तुम इस हकीकत के साथ सारी ज़िंदगी रह लोगी कि तुम्हारे शौहर किसी और से मोहब्बत करता है? क्या ये चुभन सारी ज़िंदगी बर्दाश्त कर लोगी? बोलो सहरविश, क्या तुम इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाओगे कि तुम्हारे शौहर के दिल में तुम नहीं बल्कि कोई और रहता है? मैं तो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो इस तरह खामोश कभी न बैठती। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो अपने शौहर से तलाक लेकर हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर चली जाती, लेकिन इस शख्स को कभी मुँह न लगाती जो मेरा है ही नहीं। वो न जाने इस पर क्या जितलाना चाहती थी, लेकिन इसका अंदाज सहरिश को बहुत बुरा लग रहा था। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ज़ुबारिया तो मैं इस शख्स को छोड़कर कभी ना जाती, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। मैं इस शख्स को खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती थी, क्योंकि इस शख्स को अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ होता, और अल्लाह जो फैसला करता है वो बेहतरीन होता है। मैं इस शख्स को छोड़कर कभी भी ना जाती, ना इससे कभी तलाक देती और ना कभी इससे मुँह फेरती, क्योंकि एक औरत में इतनी काबिलियत तो होनी चाहिए कि वो अपने शौहर के दिल से इसके पहली मोहब्बत के नक्श मिटाकर अपना नाम लिख दे। नो डाउट। और मुझे में इतनी हिम्मत है कि मैं अपने शौहर की दिल की दुनिया से लड़ सकती हूँ। इस वक्त ज़ावर के दिल में क्या है क्या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकती हूँ कि जल्द ही तुम्हें ज़ावर हैदरी एक अलग इंसान मिलेगा, जो ज़ुबारिया से नहीं बल्कि सहरविश से मोहब्बत करेगा। इसके दिल में ज़ुबारिया का कोई नक्श नहीं होगा। वो औरत ही क्या जो अपने शौहर के दिल में अपने लिए मोहब्बत ना पैदा कर सके। मेरी ज़िंदगी, मेरा दिल बहुत साफ़ सुथरा है, और इस दिल में वही शख्स है जिसके मैं निकाह में हूँ और जिससे मैं दिल में बसाऊंगी। इसके दिल में बसने की इसकी काबिलियत है मुझ में। इसलिए तुमसे बस इतना ही कहूँगी कि आगे बढ़ जाओ, अपनी ज़िंदगी को एक ही जगह मत रोको, मुश्किल तुम्हारे लिए होगी। वो कहकर उठ गई थी जैसे और कोई बात बची ही ना हो करने के लिए, जबकि ज़ुबारिया इसका अंदाज़ देखकर खुटक गई थी। वो जो इसके सामने इमोशनल ड्रामा करने वाली थी, रोना धोना मचाकर इसे एहसास कमतरी का एहसास दिलाना चाहती थी, सब धरे का धरा रह गया। देखिए ज़ावर एनवी समझदार, ज़ावर बहुत पहुंची है। वो एक ही दिन में इस पर साबित कर चुकी थी कि वह ज़ावर हैदरी की बीवी है। ज़ुबारिया को घर वापस आए 1 हफ्ते से ऊपर का वक्त हो चुका था, लेकिन अब भी वो इससे मिलने नहीं आया था। सबने बारी बारी कहा कि वह इससे मिलकर आ जाए, लेकिन बहुत कोशिश के बावजूद वो वक्त ही नहीं निकाल पा रहा था। इधर एडवोकेट सफ्तर का केस ख़त्म हुआ ही था कि दूसरी तरफ राहील का केस शुरू हो गया। ना तो इसकी छुट्टियां मंजूर हो रही थी और ना ही इसे फालतू वक्त मिल रहा था। अम्मी कह रही कि आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे, बल्कि अगर आज आप ऑफिस गए तो अम्मी आपके ऑफिस को आग लगा देगी। वो तैयारी कर रहा था जब इसे पीछे से सहरविश की आवाज़ सुनाई दी। पिछले कुछ दिनों से वो इस केस पर इतना ज़्यादा मसरूफ़ था कि इसे देखने की भी फुर्सत नहीं मिली थी। आज इसका अंदाज़े से मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। वो इससे यूं ही रूठे रूठे लहजे में बात करती थी, बल्कि सीधे दिल में हलचल मचाती थी। डार्लिंग, मुझे लाजमी ऑफिस जाना है। अम्मी से कहो कि इनका शिकायतनामा मैं वापस आकर सुनूंगा। पहले बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। इसने जल्दी जल्दी अपने शर्ट के बटन बंद किए थे। इसकी रात में वापसी भी 1:30 बजे के करीब हो रही थी। तब भी वो गधे घोड़े बेचकर सो जाती थी। राहील गवाही देने को तैयार नहीं हुआ था, तो इस केस को दावर ने अपने हाथ में ले लिया था। 2-3 दफ़ा तो इसकी हल्की फुल्की सी मरम्मत भी कर चुका था, लेकिन राहील ने अपनी ज़ुबान पर चुप का ताला लगाया हुआ था, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी मुश्किल हो रही थी। जगह जगह छापे मारकर न जाने कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके थे। इसे सर खुजाने तक की फुर्सत न थी। आप ज़ुबारिया से मिलने कब जाएंगे? वो इसके पीछे खड़े सवाल कर रही थी, जबकि अपनी शर्ट के बटन लगाता इसे ही देख रहा था। अच्छा, बातें बाद में, पहले ये टाई बंद करो। आज ना बाहर से कुछ अफसर आने वाले हैं। तुम्हारे शौहर को अच्छा लगना चाहिए ना। वो अचानक घूमकर पीछे ड्रेसिंग टेबल पर बैठता कद इसके बराबर करता इसे अपने बेहद करीब कर चुका था। एक लम्हे के लिए वो घबरा सी गई, क्योंकि इसे अपने करीब करते वो इसकी कमर में हाथ डालता इसके दोनों हाथ अपनी टाई पर रख चुका था। मुझे टाई लगाना नहीं आता और ना ही मैंने कभी लगाई है। मैं कैसे लगाऊंगी? सहरविश इसकी टाई को उल्टा सीधा देखने में मसरूफ़ थी, जबकि वो इसके नाजुक हिलते गदास लबों को। यार क्या उल्टा सीधा कर रही हो? कोई फसल थोड़ी काटनी है जो तुम्हें नहीं आएगा। कोशिश तो करो, बड़ा आसान काम है। जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। वो खड़ूस लेट होने पर मेरी ज़िंदगी हराम कर देगा। तुम नहीं जानती इस हिटलर के जाननशीन को मुझे जलील करने का बहाना चाहिए बस। इसकी वजह से मेरे रोमांस की तबाही निकल गई है। इसको खुद वक्त नहीं मिलता ना रोमांस करने के लिए, इसलिए मेरे रोमांस का दुश्मन बना हुआ है। नई नई शादी के क्या क्या अरमान होते हैं। लेकिन खैर, तुम टाई लगाओ।
वो अपने टाई और उसके हाथों में उलझाते हुए से बता रहा था। इसकी सारी बातों को वो सुन कहाँ रही थी, इसका सारा ध्यान तो अपने हाथों पर था जिसकी टाई में बंध रहे थे। ये आप क्या करें, मैं हाथ क्यों बांध रहे हैं आप, मेरे हाथ क्यों बांध रहे हैं आप? अरे दिल तो करता मैं तुम्हें बांध लूँ अपने साथ, कभी आज़ाद ना करूँ, हमेशा अपने करीब रखूँ। वो इसके दोनों गालों पर बारी बारी अपने लब रखता इसे मज़ीद करीब कर रहा था, जबकि वह इसके सीने पर हाथ रखती खुद को इसकी पनाह से निकालने की कोशिश में लगी हुई थी। कितना मुश्किल था इस शख्स की बेबाकी से बच पाना। तुम्हें किस करना आता है? इसने बेतुका सवाल किया। सहविश ने घूर कर इसे देखा। नहीं यार, वो तुम्हें कैसे आएगा, क्योंकि तुम तो इन सब मामलों में एकदम ज़ीरो। खैर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हें सिखाने के लिए। और बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में, शौहर कैसा है तुम्हारा? खबर मिलती रहती होगी तुम्हें इसकी मसरूफियात की। इसे अपने करीब किए वो इसकी कमर में अपने दोनों बाजू हायल किए इसे अपने साथ लगाता बेहद मासूमियत से बोल रहा था। इसके अंदाज पर सहरविश को हंसी आ गई। इसके साथ वाकई जुल्म हो रहा था और कुछ होना हो, सहरविश के दिल में इसके खड़ूस पोज को देखने की ख्वाहिश ज़रूर थी। कौन था वो अजीम शख्स जो इसको तिगनी का नाचने जा रहा था? नहीं बड़ा भरा, इस जावर जैसा बंदा सिर्फ दावर के हाथ ही सेट रहता है, हो रहा है किसी तो काबू चाण वाली शय नहीं है। आपको एक दफ़ा ज़ुबारी से मिलने जाना चाहिए, वो रोज़ आपका पूछती है, एक बार आपको इससे मिलना चाहिए। तुम क्यों मेरे रोमांस का बेड़ा गर्क कर रही हो लड़की? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? क्या चाहती कि तुम इस वक्त, क्या चाहता हूँ मैं तुमसे इस वक्त, और क्या तुम फजूल बात लेके बैठी हो? ये तुम्हारी गर्दन में सुराख सा क्यों बना हुआ है? पानी से वो रहा इस खड्डे में। वो अब इसकी गर्दन में रगों के बीच आने वाली जगह की तरफ नज़र मरकूज कर चुका था, जबकि इसका यूं बेसाख्ता छूना सहरविश को घबराहट में मुब्तला कर गया। इसने फ़ौरन इसका हाथ अपने हाथ में थाम लिया। आप एक दफ़ा ज़ुबारिया से मिल लें, अगर आपके पास टाइम है तो पहले इसका हाल चाल ही पूछ कर आ जाए, इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसने फ़ौरन इसका हाथ अपनी गर्दन से हटाकर अपने हाथों में कैद कर लिया था। मेरे पास वक्त है तुमसे रोमांस करने का, अगर करने के लिए तैयार हो तो बताओ, बाकी मेरे पास किसी चीज़ के लिए वक्त नहीं है। वो बोल ही रहा था कि इसका फ़ोन बजने लगा। पता नहीं मैंने ज़िंदगी में कौन सा गुनाह किया था कि इस शख्स को मेरा सीनियर बना दिया गया। मोबाइल निकालकर वह स्क्रीन को देख रहा था, जबकि मौका गनीमत जानकर सहरविश इससे दूर भागने लगी। हाय जावर, तेरे दुख वाकई बहुत बड़े ने। लेकिन इससे पहले वो उसका हाथ थाम कर एक लम्हे में अपने करीब खींचता इसकी कमर से अपने करीब कर चुका था। तुम अच्छी लगती हो इसलिए तुम्हारी गलती नज़रअंदाज कर देता हूँ, वरना जो मेरी बात नहीं मानता इसके साथ मैं क्या सलूक करता हूँ कि तुम मेरे थाने में मुजरिमों से पूछो। इसके चेहरे को अपनी मुट्ठी में पकड़े अपने चेहरे के बेहद करीब लाते हुए बोला। मैं आपके थाने की मुजरिम नहीं जो आप मेरे साथ अपने थाने के मुजरिमों जैसा सलूक करेंगे। फ़ोन उठाए और मुझे जाने दें यहाँ से, वो इल्तिजा कर रही थी। तुम थाने की नहीं, मेरे दिल की मुजरिम हो, और तुम्हें ऐसी सज़ा सुनाऊंगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगी। मेरा काम था इस केस में भी सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, जो कि मैं काफ़ी सारी इकट्ठी कर चुका हूँ। अब तो खड़ूस छुट्टियाँ देगा। तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी की जगह सेलेक्ट कर लो कि तुम्हें कहाँ जाना है। बाद में ये ना कहना कि मैंने पूछा भी नहीं। वो साथ साथ मैसेज टाइप करते दावर को पहुंचने का कह रहा था और लगे हाथों इसके भी होश उड़ा रहा था। फिर अचानक इसे कुछ हुआ कि इसका हाथ थाम कर वो रूम से निकलता सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वो पहली सीढ़ी पर इसके साथ इसका हाथ थामे नीचे आ रहा था। जब ज़ुबारी की नज़र इस पर पड़ी, वो अभी तक अपने दिल को तसल्ली दे रही थी कि आज नहीं तो कल वो इसे हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। नीचे आती वो इसकी तरफ जाने की बजाय टीवी की तरफ मतवजा हुआ, जहाँ न्यूज़ पर किसी एक एक्ट्रेस के साथ ज्यादती करने की कोशिश की खबर को हेडलाइन किया जा रहा था। बाबा बहुत गौर से वो न्यूज़ सुन रहे थे, क्योंकि सामने टीवी पर नजर आने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि इनकी बहू थी। इस कुछ टाइम में वो ड्रामों में बहुत ज़्यादा नज़र आ रही थी, और अब इसका दावा था कि इसके डायरेक्टर ने इसके साथ नशे की हालत में बदसलूकी करने की कोशिश की है, और इस लड़की की हालत काफ़ी बुरी लग रही थी, जबकि वो खुद भी बहुत गौर से इस खबर को सुन रहा था। इसने मुझे काम के सिलसिले में बुलाया था, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो मुझे वहाँ इसलिए बुला रहा है। इसने पहले मुझे ऑफ़र की कि मैं इसके साथ इसके घर फ्रेंड बनकर रहूं। जब मैंने इनकार कर दिया तो वो ज़बरदस्ती करने पर उतर आया। मैंने इससे कहा था कि मैं पुलिस में इसकी रिपोर्ट करूंगी, तो वो आगे से हंसते हुए इसने कहा कि पुलिस तो इसी का खाती है, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूँ या हाई कोर्ट में, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं सीधी यहाँ आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इंस्पेक्टर दावर रिश्वत लेने वालों के हाथ काट देते हैं। उन्होंने तेरा भी बहुत, तैने भी काटा देना ना ली। इसने अंदर कदम रखा तो वो कुर्सी पर बैठी अपनी रिपोर्ट लिखवा रही थी। वो इस वक्त काफ़ी बुरी हालत में थी। इसका होंठ फटा हुआ था, चेहरे पर थप्पड़ों के निशान थे और हालत काबिल रहम थी। लेकिन मज़े की बात यह थी कि इसका शौहर, जिसकी वो यहाँ तारीफ़ों के पुल बांध रही थी, वो अंदर आराम से एसी वाले कमरे में बैठा शायद अपना कोई ज़रूरी काम नहीं कर रहा था। शायद वो जानता भी नहीं था कि यहाँ बाहर कौन आकर रिपोर्ट लिखा रहा है। ये शायद वो जानता था और जानबूझकर इग्नोर कर रहा था। इंस्पेक्टर दावर कहाँ है? इन्होंने एक ऑर्डर दिया था। पीछे एक डिलीवरी बॉय खड़ा इनसे पूछ रहा था। इसके हाथ में एक पार्सल था जिसमें शायद नहीं यकीनन मोबाइल फ़ोन था। अंदर है इस कमरे में, लाओ दो, मैं अंदर ही जा रहा हूँ। इसने फ़ौरन इसके हाथ से मोबाइल ले लिया था। पेमेंट हो चुकी है, ये भी करनी है। इसने उल्टा पलटा कर फ़ोन को देखा, जो कि बहुत ही बेहतरीन फ़ोन था। इसके साथ एक लेडीज़ कवर था, इसने अपने लिए नहीं खरीदा था। इसके कवर के कोने पर बड़ा स्टाइलिश ताहू की मामा लिखा हुआ था। यकीनन ये उसने ऑर्डर पर बनवाया था। नहीं सर, पेमेंट हो चुकी है और ये कवर इन्होंने अलग से मंगवाया था। ये इनको दे दीजिएगा और ये गारंटी कार्ड है। इंशाल्लाह हमें यकीन है कि आप ऐसे ही हमारी सर्विसेज को पसंद करते रहेंगे।
वो लड़का बोलने पर आया तो फिर बोलता ही चला गया, जबकि वो मुस्कुराकर इसके करीब से तेज़ी से निकला था। एक तो ये ऑनलाइन कंपनीज़ वाले सबसे ज़्यादा अपने ब्रांड की प्रमोशन करते हैं। अब सामने कुत्ता ही क्यों ना हो, इसको भी अपने मोबाइल के फ़ीचर बताना शुरू कर देंगे। ये ज़ावर इंडायरेक्टली अपने आप को कुत्ता तो नहीं कह रहा। इन लोगों को तो बस सुनने वाले चाहिए होते हैं, लेकिन इसके पास इतना फारिग वक्त नहीं था, इसलिए इसके हाथ से मोबाइल लेकर तेज़ी से दावर के कमरे में चला गया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका फ़ोन। ये आपका फ़ोन। वो सल्यूट करता मोबाइल इसकी टेबल पर रख चुका था। सर, बाहर एक केस है, मेरे ख्याल से यकीनन वो केस आप अपने हाथ में लेना पसंद करेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं, नई नई उभरती अदाकारा जिसने 2-3 ड्रामों में काम किया, इसके डायरेक्टर ने इसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की। लड़की बड़ी मुश्किल से अपनी इज़्ज़त बचाकर वहाँ से भागकर हमारे थाने में आई है, और इसके थाने में आने की वजह यह है कि इसे यकीन है कि आप रिश्वत देने वालों का हाथ काट देंगे, लेकिन रिश्वत नहीं लेंगे। आप इस केस को अपने हाथ में लेंगे तो मुझे आपको इस केस में फॉलो करना होगा। अगर आप चाहें तो मैं अभी से इसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता हूँ, इसने मुस्कुराते हुए बताया था। ड्रग केस में इसकी फैमिली का मेंबर था, तो कहीं ना कहीं से इसको लेकर थोड़ा मसला हो रहा था, और इसे यकीन था कि ऐसे कुछ मसला इसे भी होगा, क्योंकि वो राहिल की तरह इसकी कज़न नहीं बल्कि इसकी बीवी थी। नहीं, ये केस इंस्पेक्टर जैन के हाथ में, वो ये हैंडल करेगा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और बाकी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम 2-4 दिन में इस केस को ख़त्म करेंगे और आपकी छुट्टियां मंजूर कर ली जाएंगी। मैंने दरख्वास्त आके भेज दी है, उर्दू में लिखकर। वो बात ख़त्म करते हुए बोला, थैंक यू सो मच सर, लेकिन आपने अपने आप को तकलीफ़ क्यों दी? मैं लिख देता दरख्वास्त। इसका एंड पर उर्दू में लिखकर कहने से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। आपकी पहली दरख्वास्त काबिल नहीं थी कि मैं इसे आगे भेज पाता, और यकीनन आपकी दूसरी दरख्वास्त भी ऐसी होती। जो लोग उर्दू लिखते लिखते बीच में अंग्रेज़ी के अल्फाज लिखते हैं, मैं इनकी काबिलियत पर ज़्यादा यकीन नहीं करता। इसने बात ख़त्म करते हुए कहा, जब अचानक ही जैन दरवाजे पर दस्तक देता अंदर आया था। दावर, भाभी कह रही है मैं तुमसे मिलना है। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है, और ये केस तुम्हारे हाथ में, किस तरह से हल करना तुम देखोगे, मैं नहीं। इंस्पेक्टर जावर, आप जाएं और फाइल बनाएं ताकि हम देख सकें कि अगला शिकार कौन रहेगा हमारा। वो इसे देखते हुए बोला था और वहाँ से उठकर बाहर निकल गया, जबकि जहन इसकी मिन्नतें कर रहा था कि वो एक बारी से इस आयशा को देख तो ले। जैन, जाकर इस केस को हल करो, मेरा दिमाग खाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, और ये बात तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, ये केस तुम्हारे हाथ में है। इसे तुम किस तरह से हैंडल करते हो ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। मुझे एक ज़रूरी केस के सिलसिले में कहीं बाहर जाना है, तो ये मोबाइल किसी से मेरे घर पहुंचा दो। मोबाइल में सिम डालता हुआ उसे एक्टिव कर रहा था। अरे वाह, लगता है भाभी के लिए लिया। जैन ने मोबाइल हाथ में लिया। हाँ, इसी के लिए लिया। घर पर लगा सरकारी नंबर इसे ओल्ड फैशन लगता है, और इस पर ज़रा सी लंबी बात कर लो तो अच्छा खासा बिल बन जाता है, और मेरी बीवी को अपने बेटे की तस्वीरें बनाने के लिए कोई अच्छा कैमरा चाहिए, तो सोचा एक तीर से 2 शिकार कर लूँ। वो मुस्कुराकर कहता बाहर निकला था कि जायशा ने इसे देखते बाहर निकलते देखकर यही सोचा कि शायद वो इसकी बात सुनने के लिए बाहर आए। वो फ़ौरन उठकर इसकी तरफ भागी थी, लेकिन वो इसे इग्नोर करता आगे बढ़ गया। बस एक नज़र इसने इसका चेहरा देखा। इसने शायद आज पहली बार दुपट्टा इसके सर पर देखा था। वो हमेशा अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से गुजारती आई थी, इसने कभी दुपट्टा सर पर नहीं लिया था, और आज मज़लूम बनने के लिए इस दुपट्टे को अपने सर पर ले लिया। अगर यही दुपट्टा वो पहले अपने सर पर ले लेती तो शायद इसे आज ये सब देखना नसीब ना होता। लेकिन औरतों को ये बात समझाना बहुत मुश्किल होता है जो अपनी मनमानियाँ करती हैं। ये लड़की क्यों आई है? इसे दफ़ा कर लो, यहाँ निकालो इस घर से बाहर। सारी दुनिया में हमारी बदनामी करके यहाँ ये मैं कहता हूँ कि तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है हमसे। मेरी बेटी इसी दिन मर गई थी जब वो यहाँ से बाहर ड्रामे में काम करने के लिए गई थी। अब तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है। बाबा, ऐसा ना कहीं, मैं कहाँ जाऊँगी? इस शख्स ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। मैंने इसके खिलाफ़ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मुझे यकीन है पुलिस इसके खिलाफ़ एक्शन लेगी, लेकिन आप मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं देगी तो मैं कैसे रहूँगी? कम से कम मुझे इंसाफ दिलाने के लिए आप लोगों को मेरे साथ होना चाहिए। आपको अंदाज़ा भी है मैं अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए किस तरह से वहाँ से भागी हूँ। इज़्ज़त? कौन सी इज़्ज़त की बात कर रही हो तुम लड़की? इज़्ज़त लौटा सिर्फ इसे नहीं कहते जो एक मर्द के हाथों बर्बाद होती है, बल्कि एक औरत खुद भी अपनी इज़्ज़त लूट लेती है। जो वह इस घर से बाहर कदम रखती है, अपने शौहर, अपने ख़ानदान, अपने खुदा से नाफरमानी करती है। अरे तुम तो पहले यहाँ से लूटी भी गई थी, तुमने क्या लुटना था? जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। हमारी बेटी बहुत पहले मर चुकी है। वो इसका हाथ थामे से घर से बाहर निकाल चुके थे। अगर ऐसा कहा जाए कि धक्का मारकर बाहर कर चुके थे तो गलत नहीं था। ऐसा ना करें बाबा, मैं कहाँ जाऊँगी? आप लोगों के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है। वो इनके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, लेकिन हम तुम्हें नहीं जानते, हमसे तुम्हारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, जहाँ से आई हो वहीं लौट जाओ। इन्होंने इसे ज़ोरदार झटका दिया और अगले ही लम्हे दरवाज़ा बंद कर चुके थे। वह ज़मीन पर बैठी ज़ारो कितार रो रही थी। जब नज़र अपने करीब बूटों पर पड़ी, इसने निगाहें उठाकर देखा तो वो फुल यूनिफॉर्म में एकदम तैयार खड़ा था। दावत, देखे मेरे साथ क्या हो गया। मैंने आपकी नाफरमानी की थी, अल्लाह ने मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? कौन मुझे इंसाफ दिलाएगा? कौन लड़ेगा मेरे लिए? क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे लिए मेरा बाप तक आवाज़ नहीं उठा रहा? वो रोते हुए इससे पूछ रही थी। मैं ये सब कुछ नहीं जानता जायशा, और ना ही ये केस मैं अपने हाथों में लेने वाला हूँ, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आया कि इतने बड़े डायरेक्टर का केस है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। और शायद इन लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का भी अंदाज़ा कि तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक़ है, इसलिए इन लोगों ने ये केस मेरे हवाले कर दिया।
तुम बुरी नहीं हो जायशा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिशात ने इस कदर अंधा कर दिया कि तुम सही और गलत की पहचान भूल चुकी हो। ठोकर लगने पर अकल आ ही जाती है। खैर, अब जब तक ये केस ख़त्म नहीं होता था तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तो बताओ तुम्हें किस होटल में छोड़ूं, या हॉस्टल में अंकल घर से निकाल चुके हैं? वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में इसके सामने खड़ा इससे पूछ रहा था। इसका अंदाज ऐसा था जैसे वो कोई अनजान है, इसे नहीं जानता। दावर, मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ, मुझे वापस ले चलें प्लीज़। वो आंसू बहाती उठकर खड़ी हो गई थी। और कोई इसके साथ हो ना हो, इसका शौहर इसके साथ था, इसके लिए इतना ही काफ़ी था। तुम्हारा घर? कौन सा घर? वो डब्बा? माफ़ करना जायशा बीबी, वो घर मेरी बीवी का है, जिसे वो बहुत खूबसूरती और मोहब्बत से संभाले हुए। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। वो इसे देखता हकारत अंगेज़ लहजे में बोला, जैसे घर को वो अपना घर कहना ही अच्छा न लगा। मैं होटल में नहीं रह सकती, वो लोग मुझे धमकियाँ दे रहे हैं, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि मैं केस वापस ले लूँ। मैं सिर्फ वहाँ रह सकती हूँ जहाँ आप रहते हैं, यकीनन वही जगह मेरे लिए महफूज होगी। वो इसे देखते हुए बोली थी। इस वक्त दावर के अलावा इसके पास और कोई सहारा ना था, वो इसे खो नहीं सकती थी। ओके फ़ाइन, लेकिन मेरे घर में तुम सिर्फ एक मेहमान बनकर रहोगी, मेरी बीवी से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, आ जाओ। वो इसके जवाब का इंतज़ार किए बिना आगे बढ़ गया था। ताहू जानू, देखो मामा की तरफ देखो, कितनी प्यारी तस्वीरें आ रही हैं। आपके भूत पापा भी ना कभी कभी नेक हो जाते हैं, लेकिन हमारा काम कर दिया आपके नेक भूत पापा ने। चलो अब इस तरफ मुँह करो, मैं आपके साइड पोस्ट की पिक्चर बनाती हूँ, फिर हम दोनों गेम खेलेंगे। मोबाइल हाथ में पकड़े इसके न जाने कितनी तस्वीरें बना रही थी। इस वक्त वो बाहर क्यारी में लगे पौधे के साथ इसे बिठाए अपना मोबाइल इसकी नई तस्वीरों से फुल कर चुकी थी। मोबाइल से ज़्यादा इसे मोबाइल फ़ोन का कवर पसंद आया था। छोटी सी खरगोशनी अपने मासूम से बच्चे के साथ थी और इस पर लिखा था ताहू की मामा। इसने सोचा जो तस्वीरें अच्छी होंगी वो रख लेगी और जो अच्छी नहीं आएंगी वो डिलीट कर देगी, लेकिन माँ का दिल इसे अपना बेटा हर पिक्चर में ही बहुत प्यारा लग रहा था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो इसने पहली नज़र वही क्यारी के करीब तकिए के सहारे बैठे ताहू पर डाली थी, और इसकी तस्वीरें बनाती कंजिश इसके साथ बातों में मसरूफ़ थी। अरे वाह, आज तो ताहू के बाबा जल्दी घर वापस आ गए। मुबारक हो, आपकी शक्ल आज हमने तीसरे दिन देखी है, इस बात का एहसास तक नहीं होगा आपको। वो ताहू को उठाती इसके पास आ गई थी। इसे लगा कि मोबाइल फ़ोन हासिल करके वो अपनी नाराज़गी भूल जाएगी, क्योंकि पिछले 3 दिनों से वो रात 1 बजे घर आता था और इसे उठाता नहीं था, बल्कि इसके पास ही सो जाता था। सुबह की शिफ्ट तकरीबन 4:30-5 बजे के करीब शुरू होती थी, तो वो फजर में फिर अपने काम के लिए निकल जाता। न जाने आजकल किस केस पर काम कर रहा था जिससे इसका टाइम बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। अगर मुझे अंदाज़ा होता कि तुम मुझे इतना मिस कर रही हो तो कभी ज़िंदगी में इस मनहूस केस पर हाथ नहीं डालता, लेकिन मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरी बीवी मेरे लिए इतना परेशान होती है। इसके गाल पर झुकते हुए अपने लबों का लमस छोड़ता पीछे खड़े वजूद को नज़रअंदाज कर चुका था, जबकि वो इसे देख चुकी थी। क्या कर रहे हैं ताहू के बाबा, आपके साथ कौन है? वो इसे पीछे खड़े वजूद का एहसास दिलाना चाह रही थी, जो कि धुआंधार चेहरा लिए इसे देख रही थी। ओ हाँ, ये आज से हमारे साथ ही रहेंगी। कुछ दिन के लिए तुम मेहमान समझ सकती हो, लेकिन ज़्यादा खिदमत करने की ज़रूरत नहीं है। ज़बरदस्ती के गले पड़ी मेहमान है, वो अपना सारा काम खुद ही कर लिया करेगी। इसे नीचे गेस्ट रूम में सेट कर दो, और वो गेस्ट रूम का दरवाज़ा बाहर से खुलता है, जैसा कि तुम्हें पता है, तो तुम अंदर का दरवाज़ा बंद कर देना, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली में डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। तुम्हारा दरवाज़ा बाहर की तरफ होगा, तुम जब चाहे आ जा सकती हो, और इस केस के ख़त्म होते तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। इसका अंदाज़ बहुत रूखा था। डार्लिंग, खाना मिलेगा? बहुत भूख लगी है यार, सुबह से कुछ नहीं खाया। आज सच में तुम्हारे टिफ़िन को बहुत मिस किया। वो ताहू को इसकी गोद से उठाता इसकी कमर में हाथ डाले अंदर की तरफ बढ़ रहा था। पीछे देखने की गलती इसने दोबारा नहीं की थी। जबकि जायशा अपना सामान घसीटती इनके पीछे पीछे अंदर आई थी। एक अनजान को इस तरह अपने घर देखकर वो काफ़ी परेशान थी, और फिर इसका अंदाज़ भी ऐसा लिया दिया था कि वो इससे कुछ पूछ भी ना सकी। वो इसके लिए बहुत गैर ज़रूरी इंसान थी, इसलिए इसके बारे में पूछकर अगर इसे अहमियत देती तो दावर यकीनन गुस्सा हो जाता। इन 2.5 महीनों में उसे बहुत अच्छे तरीके से समझने लगी थी, लेकिन दावर की वही शिकायतें थी कि वैसे ठीक से नहीं समझती। अगर समझती तो वो इसे इतनी दूर न रहती, लेकिन अब इसे क्या समझाती कि वो खुद ही इसकी मोहब्बत में गोडे गोडे डूब चुकी है। लेकिन इसे ये बात बताते हुए शर्म भी तो आती थी, वरना दावर का इंतज़ार वो कब ख़त्म कर चुकी होती। वो तो अब तक एक ही बात पर अड़ा हुआ था, जब तक वो अपनी मर्ज़ी से इसे नहीं कहती कि वो इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार है, वो इसके साथ किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। ये किसके लिए खाना बना रही हो यार, हमारे लिए काफ़ी है। वो उसे अलग प्लेट खाना निकालते देखकर पूछे बिना न रह सका। मेहमान के लिए? आपने तो कहा था कि वो मेहमान है, वो इसे देखते हुए बताने लगी। जान, मैंने ये भी तो कहा था कि वो अपना काम खुद करेगी, तुम्हें इसकी मेहमान नवाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस मेरे लिए खाना बनाना और खाना लेकर बाहर आ जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे अगर खाना नहीं मिला तो ये ताहू के भूत बाबा तुम्हें खा जाएंगे। इसके गाल पर लब रखती है, वो बेहद शरारत से बोला, जबकि वो छेम कर मुस्कुरा दी, और फिर इसके साथ ही खाना उठाकर बाहर आई थी। जहाँ वो सोफ़े पर ताहू के लिटा कर गई थी, वहाँ अब वो मेहमान लड़की बैठी ताहू को अपनी गोद में उठाए हुए थी। जब किसी किचन से निकलते देखकर ही ताहू ने रोना शुरू कर दिया। वो खाना टेबल पर रखती इसकी तरफ आई, जब जायशा के अल्फाज ने इसके कदम रोक दिए। ताहान बेबी, रो क्यों रहे हो? इधर देखो, आपकी मामा वापस आ गई। ये देखो मेरी जान, मैं आपकी मामा हूँ। आप तो मुझे पहचानते नहीं। इधर देखो आपकी मामा। वो अपनी ही बोले जा रही थी, जबकि वह हैरत की तस्वीर बनी दावर को देखने लगी, जबकि दावर के माथे की रगें गुस्से की शिद्दत से बाहर आने लगी। इंसान अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ सकता।
वो तहान को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, जबकि वो अपने दोनों हाथ उठाए इसे अपने पास बुला रहा था। और फिर ये इसकी बर्दाश्त की इंतहा हो गई। वो तेज़ तेज़ कदम उठाते बेहद गुस्से से ही सही, लेकिन अपने ताहू को इसकी गोद से निकाल चुकी थी, जबकि वो इसके सीने में मुँह छुपाता आज इसे तंग किए बिना ही ममा ममा की गिरदान शुरू कर चुका था। वो इसे उठाए ऊपर कमरे की तरफ जाने लगी। इस वक्त इसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था वो नहीं जानती थी, लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी। जान, खाना तो खा लो। इसे पीछे से दावर की आवाज़ सुनाई दी। कुछ नहीं खाना मुझे, वो गुस्से से कहती कमरे में बंद होगी, जबकि वो मुस्कुराते हुए खाने की प्लेट उठाता वापस किचन में रखकर अपने कमरे की तरफ चला गया था। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि खाना छोड़ कर आ जाओ वहाँ से। वो इसे ताहू को अपने साथ लगाए देखता इसके करीब ही आकर बैठ गया, जबकि वह नाराज़गी से चेहरा फेर गई। इसकी नाराज़गी वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था। इसकी नाराज़गी जायज़ थी, इसने जानबूझकर इसे कुछ नहीं बताया था, क्योंकि वो परेशान हो जाती, लेकिन ये छिपने वाली बात ही कहाँ थी जो वो इससे छुपा पाता। और फिर जायशा ने अपनी फितरत के ऐन मुताबिक ताहू को जिस तरह से अपने करीब करने की कोशिश की थी, वो यकीनन इसे बुरी लगी थी। वो खुद इसको ताहू से ज़्यादा प्यार नहीं करने देती थी, तो किसी दूसरी औरत को अपना बच्चा कैसे देती। वो बहुत अच्छे तरीके से समझ गया था कि इसके अंदर कौन सा डर जाग रहा है, लेकिन वो इसे समझाना चाहता था कि जब तक वो इसके साथ है तब तक वो कुछ भी गलत नहीं होने देगा। आपके लिए बड़ी बात नहीं थी तो ठीक है, मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी। ये बात आपने मुझसे छुपाई है। और जहाँ तक बात है कि इनके इस घर में रहने की, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इसका इस घर में कुछ हक बनता है। इनको यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अगर आप दोनों की तलाक हो चुकी है तो वो इस तरह आपके घर में आकर कैसे रह सकती हैं? वो इसे देखते हुए सवाल करने लगी। क्या वो सच में नहीं जानती थी कि इसने अभी तक अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं दी थी? हमारी तलाक नहीं हुई किंजिश, ना उसने मुझसे तलाक मांगी, ना ही मैंने कभी इस तलाक की बात की, क्योंकि ये शादी मेरी माँ की ख्वाहिश थी जिसे मैं नहीं करना चाहता था। लेकिन ये तब की बात थी जब वो मेरे साथ रहा करती थी। इसके चले जाने के बाद मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश पैदा नहीं हुई। इस वक्त मैं इससे किसी तरह का कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, और यकीनन मैं इसे जल्द ही हमेशा के लिए फ़ारिग कर दूँगा, लेकिन तब तक वो भी यहाँ ही रहेगी। इसका ध्यान तुम पर या तुम्हारे बच्चे पर हरगिज़ नहीं है, इसलिए तुम बिल्कुल बेफिक्र हो। कल मैं घर के अंदर निकलने वाले दरवाजे पर ताला लगा दूंगा। इसका दरवाज़ा गली में खुलने वाला ही होगा। वो तुमसे या तुम्हारे बच्चे से किसी तरह का ताल्लुक़ नहीं रखेगी, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, इसे समझाते हुए वो बोला था। और आपसे? इसने सवाल किया। दावर ने गौर से इसे देखा। मेरा इससे हर ताल्लुक़ बहुत पहले ख़त्म हो चुका। वो इसे बेफिक्र करने लगा। वो समझ चुका था कि इसके दिल में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर डर है कि ये ना वो औरत इसका बच्चा मांगने लगे, कि जो भी था ताहू अभी बहुत छोटा था, और जब तक वो 8 साल का ना हो जाए तब तक वो अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करने का हक़ नहीं रखता था। यकीनन अगर कोर्ट की तरफ से फ़ैसला होता तो किसी भी तरह का बयान या दलील को रद्द करते हुए 8 साल के लिए बच्चे को माँ के हवाले कर दिया जाता। और वो नहीं चाहता था कि इस तरह का कुछ भी हो। वो जानता था कि जायशा को अपने बच्चे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और ना ही वो कभी भी इस तरह का कोई केस करेगी। लेकिन वो शायद अब वापस जाने का इरादा कैंसिल कर दे, क्योंकि इस केस की इन्फॉर्मेशन निकालते हुए से पता चला था कि जायशा को मज़ीद कोई ड्रामा नहीं मिल रहा था, और वो ड्रामा हासिल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, जिसके लिए इसे बहुत कुछ फेस करना पड़ रहा था। और ये डायरेक्टर इसे किसी दूसरी तरह की फ़िल्म की ऑफ़र कर रहा था, जिसे करने के लिए वो तैयार नहीं थी। और फिर इस डायरेक्टर ने इसे अपने घर बुलाकर इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। इसके दोनों ड्रामे बुरी तरह से फ्लॉप हो गए थे, और तीसरा ड्रामा इसके साथ करने के लिए कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर तैयार नहीं था। अब वो किसी फिल्म में अपना काम बनाना चाहती थी। वो साइड रोल करने के लिए भी तैयार थी, लेकिन कोई इसे साइड रोल के लिए भी अपनी फिल्मों में नहीं रख रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, और हर मुमकिन तरीके से कोशिश भी करी थी। ना जाने कितनी जगहों पर वो ऑडिशन देकर आई थी, लेकिन कहीं से भी इसे अच्छा जवाब ना मिला। वो तकरीबन अपने काम से नाउम्मीद हो चुकी थी। मतलब 900 चूहे खा के बिल्ली हाज नहीं चली, तो सारे कितने खे खा के तो वापस अपने आ गई घर। अपना घर तो इसका बनाइए। खैर, वो दावर यही चाहता था कि इसे जल्द से जल्द इस केस को हल करके अपनी ज़िंदगी से निकाल दे। वो जायशा का ध्यान किसी भी तरह अपने बीवी बच्चे पर नहीं लाना चाहता था, क्योंकि वो जायशा को बहुत अच्छे तरीके से समझता था, और जहाँ तक इसकी नाराज़गी थी तो वो हक पर थी। वो उसे कुछ नहीं कह सकता था, बस इसे समझा सकता था कि वो इसके मामले में किसी तरह का कोई भी डर अपने दिल में ना रखे। वो हर चीज़ को हल कर लेगा, जबकि वो खुद भी जानता था इस केस को हल करना आसान इसके लिए भी नहीं होगा। हाँ, तो आप अभी जाकर इन्हें कह दें कि आप गेस्ट रूम में ही रहेंगी और अंदर का दरवाज़ा नहीं खोलेंगी। इनका दरवाज़ा बाहर वाला वो गली से आए जाए जो मर्ज़ी करें, हमारे घर के अंदर नहीं आ सकती। वो इतनी बदलिहाज तो हरगिज़ नहीं थी कि घर मेहमान के साथ ऐसा सलूक करती, लेकिन अपने दिल का डर छुपाने के लिए शायद वैसी हो गई थी। वैसे मैं इसे बता चुका हूँ, लेकिन अगर तुम कहोगे तो दोबारा बता दूंगा। लेकिन इससे पहले अगर तुम्हें याद हो तो मुझे बहुत सख्त भूख लगी थी, और मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। और अगर तुम मुझे खाना देना चाहती हो तो प्लीज़ दे दो, अगर नहीं देना चाहती तो भी बता दो, ताकि मैं मजबूर लाचार शौहर की तरह बीवी का गुस्सा खाकर घोड़े बेचकर सो जाऊँ। वो मुस्कुराते हुए बोला था। मजबूर और लाचार शौहर आप जैसे नहीं होते, हाँ, एक्स्ट्रा स्मार्ट और चालाक शौहर जैसे होंगे आप। चले उठे, खाना खा ले, मेरा भी कभी कभी दिमाग घूम जाता है। वो कौन सा मुझे कुछ कह रही थी तो मैं खाना छोड़ के आ गई। लेकिन आप एक बात क्लियर कर दें इनसे कि वो मेरे बेटे के पास नहीं आ सकती, और ना ही वो मेरे बेटे की मम्मा है। इसकी मम्मा सिर्फ मैं हूँ, है ना ताहू? इसने ताहू को देखते हुए पूछा, जो पहले इसकी गोद में लेटे इसे देख रहा था। मामा मामा,
इसके कहने की देर थी कि वो एक बार फिर से इसके चेहरे पर हाथ मारता इसके दिल को सुकून और करार दे गया। मेरा प्यारा बच्चा, वो इसके दोनों गालों को चूमती इसे अपने साथ लगाकर कह रही थी, जबकि इसके अंदाज पर मुस्कुराकर वो इसे बाहर चलने के लिए कह रहा था। थोड़ी देर बाहर रुकने के बाद वो उठकर कमरे में आ गई। शायद कभी वो इस कमरे में रही थी, वो तो हमेशा दावर के साथ इसके कमरे में रहने की आदि थी। लेकिन आज इसे कमरा मिल रहा था क्योंकि इसकी जगह कोई और ले चुका था। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी, इसमें कोई शक नहीं था, और यकीनन इसने दावर के दिल में अपना अलग मुकाम बना लिया था। वरना दावर को कहाँ आदत थी किसी को मनाने की या किसी के पीछे जाने की। इसने पहली बार दावर को किसी के नखरे उठाते देखा था, वरना शादी के 6 सालों में वो कब आया था इसे मनाने के लिए। वो इससे रूठकर घर छोड़ जाया करती थी और एक हफ्ते के बाद खुद ही वापस आ जाती थी। वो तो इसे मनाने के लिए इसके पीछे भी नहीं आता था। हर चीज़ में इसके पास साफ सुथरा जवाब था, खुद गई या खुद ही आ जाएगी। वो शायद झुकना नहीं जानता था, लेकिन शायद इस लड़की ने इसे झुकना सिखा दिया था। क्या कर रहा होगा वो इस वक्त? यकीनन इसे यकीन दिला रहा होगा कि इस बात का कि वो सिर्फ अपने केस के सिलसिले में यहाँ आई है, या शायद इसके उल्टे सीधे सवालों का जवाब दे रहा हो। यकीनन वो इससे लड़ रही होगी या कुछ और, क्योंकि वो तो इसे बताए बिना इसे यहाँ ले आया था कि कोई ना कोई मसला तो ज़रूर इन दोनों में हो रहा होगा। खैर जो भी था अच्छा ही था, इन दोनों की लड़ाई पर इसे किस तरह का कोई दुख नहीं हो रहा था, क्योंकि अब इसका वापस आने का कोई इरादा नहीं था। वो शोबिस की दुनिया की डार्क साइड्स को देख चुकी थी। अब इसका वापस आने को दिल नहीं कर रहा था। हर तरफ थी घे खा ली थी इसी ते हुन जानो दिल नहीं करे। हाँ, अब सब इसके खिलाफ हो गए थे। अब शायद इसकी वहाँ कोई जगह नहीं थी। कोई भी इसे फिल्म या ड्रामों में लेने के लिए तैयार नहीं था। सबका यही कहना था कि इसकी अदाकारी में किसी तरह की कोई जान नहीं है। वो अच्छे खासे किरदार को बर्बाद कर देती है। वो अपने आप को बहुत अच्छी अदाकारा मानती आई थी, लेकिन इस बात को और किसी ने नहीं माना, और वह सबको अपने टैलेंट दिखा दिखा कर थक चुकी थी। जगह जगह ऑडिशन देकर भी इसे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा था। अपना घर बार हर चीज़ छोड़ छाड़ कर वहाँ गई थी। इसे सवाए मायूसी के कुछ भी हाथ नहीं आया था। वो बहुत जल्द इन सब चीज़ों से उकता चुकी थी। वो वापस आना चाहती थी कि कुछ दिन पहले एक डायरेक्टर ने इसे फ़ोन करके अपने फ्लैट पर मिलने बुलाया। वो इससे मिलने गई और इसने आगे से बहुत ही बेहुदा डिमांड कर दी। ऐसी डिमांड पूरा करना इसके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ भी हासिल किए किसी की इस तरह की डिमांड को पूरा करती। यही वजह थी कि वो इसके सामने साफ इनकार करके, लेकिन इसके इनकार पर इस डायरेक्टर ने इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, और फ्लैट से भागने के चक्कर में ये तक देखना भूल गई कि वहाँ बाहर मीडिया के कुछ नुमाइंदे खड़े हैं जो जल्दी ही इसे अपनी खबरों की जीनत बना चुके थे। वो शायद ये केस कभी बाहर ना आने देती, लेकिन जिस तरह से वो मीडिया में बदनाम हो रही थी, इसने यही सोचा कि कह रही तो इसका यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जाने से पहले इस आदमी को इसकी गलती की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और मुमकिन था कि सब कुछ करके वो कुछ हद तक ही सही, लेकिन दावर की हमदर्दियाँ समेटने में कामयाब हो जाए। इसीलिए इधर ये केस शुरू ना हुआ कि उधर वो दावर के पास पहुंच गई, दावर को अपनी बात पर यकीन करने पर मजबूर करने के लिए। लेकिन दावर ने इसे मुंह नहीं लगाया, तो इस केस को हाथ तक नहीं रखना चाहता था। वो अपने घर वापस आई तो इसके माँ बाप इसे देखकर बहुत गुस्सा हुए, और इन लोगों का यही कहना था कि अब कभी भी वो दावर इसे अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं होगा। जिस पर इन लोगों ने एक प्रॉपर प्लान बनाया, और जायशा की माँ ने कहकर दावर को फ़ोन किया कि जायशा के बाबा की तबीयत अचानक काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। वो जब वहाँ पहुँचा तो वो लोग अपने प्लान के मुताबिक अपना काम जारी कर चुके थे। इसके सामने जायशा को धक्के मारकर घर से निकालने का मकसद सिर्फ इतना था कि वो इसे अपने घर ले जाने पर मजबूर हो जाए, जबकि ऊपर से आने वाले ऑर्डर्स ने इसका दिमाग वैसे भी ख़राब कर दिया था। वो इस केस का हिस्सा नहीं बनना चाहता था, लेकिन ऊपर से आने वाले ऑर्डर्स ने परेशान कर दिया था। वो ना चाहते हुए भी इसे इस काम में हिस्सा लेना पड़ गया, जिस पर जायशा बहुत खुश होकर इसके साथ घर आई थी। इसका इरादा कुछ ही दिनों में किंजिश को घर से रफा दफा करने का था, लेकिन इस लड़की को देखकर वो खुद परेशान हो गई थी। वो लड़की कम उम्र तो थी ही, लेकिन वो मासूमियत की चलती फिरती तस्वीर बेहद खूबसूरत भी थी। जायशा कह सकती थी कि वो इससे ज़्यादा हसीन है, लेकिन वो इसे सारी ज़िंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यकीनन दावर को लड़की पसंद होगी, क्योंकि वो दावर की सोच के मुताबिक थी, और अब इसने बहुत कुछ करना था। खैर कल तो वो दावर के साथ जाने वाली थी, लेकिन इसके बाद इसे किंजिश के साथ रहना था, और इसका इरादा था कि वो जल्द ही किंजिश को जान से भगा देगी। ये उसके लिए मुश्किल नहीं था। अपनी जगह किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी जगह देना इसके लिए नामुमकिन था। आज वो लड़की इसके कमरे में रह रही थी इसके शौहर के साथ। इसे कुछ ना कुछ तो करना ही था। उस लड़की को अपनी ज़िंदगी तो ख़राब करने नहीं दे सकती थी, क्योंकि दावर के बगैर वो नहीं रह सकती थी। इसे दूर रहकर वही जान चुकी थी कि एक औरत एक मर्द के बिना कुछ भी नहीं है। बड़ी जल्दी अक्ल आ गई। जब तक इसके पास एक मजबूत सहारा ना, उस सारी दुनिया से बुरी नज़र से देखती है। और फिर वो दावर से मोहब्बत करती थी, बहुत सोहनी मोहब्बत करती थी। लानत है दरी मोहब्बत थी, दौड़ फिटे मुँह। वो इसका दावा था कि वो दावर से बेइंतहा मोहब्बत करती है और वो इसकी ज़िंदगी में वापस आने वाली है। अच्छा बल्ला रे खुशफहमी है। वो अपनी सोचों में गुम थी, तभी से बाहर से हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी। तो क्या वो इसे मनाकर नीचे ले आया था? इसने बाहर जाने की बजाय खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखा तो वो तीनों मेज़ पर खाना खाने में मसरूफ़ थे। वो बहुत गौर से इनको देख रही थी। ये मंजर इसके अंदर आग लगाने के लिए काफ़ी था, लेकिन इससे ज़्यादा इसे तहान बुरा लग रहा था, जो किंजिश के बेहद करीबी से अपनी तरफ मतवजा कर रहा था, और वो भी बार बार इसके गालों को चूम रही थी। मतलब साफ था कि वो इसके बच्चे से काफ़ी ज़्यादा करीब है, और वो इस बच्चे को ही छीन ले तो।
हाँ वो इसका बच्चा था, वो अपना बच्चा कभी भी ले सकती थी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसे कभी भी इसका बच्चा इसे दूर करने की इजाज़त ना देती। और फिर फैसला हो गया फैसला। सुबह जब वो जागी तो उसे बाहर से आवाज़ें आ रही थी। इसने उठकर बाहर की तरफ देखा तो दावा यूनिफॉर्म में खड़ा अपनी बाहों में ताहू को उठाए किंजिश के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। वो जानबूझकर ताहू की उंगलियों के साथ इसके बालों को उलझाकर खींचता, जिस पर वो दावर को घूर रही थी, जबकि दावर का कहना था कि इस सारी कारस्तानी इसके बेटे की है, वो तो बहुत मासूम है। और इसकी इन हरकतों पर वो बार बार अपने बाल ताहू के छोटे छोटे हाथों से निकालती, क्योंकि जो भी था, इतने ज़्यादा बाल उलझाने के बाद भी शायद इसे अपनी माँ के दर्द का एहसास था कि वो अपना हाथ पीछे नहीं खींच जाता। कभी कभी दावर खुद इसकी हरकतों पर हैरान रह जाता। अभी वो सिर्फ 5.5 महीनों का था और इतना होशियार हो गया था। जहाँ ये मंजर इन तीनों के लिए बेहद खूबसूरत था, वहीं वो किसी तीसरे की आंख में भी चुभ तो रहा था। वैसे जिन्ना ये दावर ये है ना ताहू बेबी, ताहू को अपनी माँ का कितना ख्याल है। मुझे भी आज इब्राहिम से बड़ी कुट पड़ी है। मैंने उसकी माँ को ना वो एज अ वैसे ही ड्रामे के तौर पे ना मैंने मारा है, मैंने सोफे में मारा। मैं कहा तेरी मम्मा को मारूंगी वो हुए फिर मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपको बता नहीं सकती। वो पर्दे में ही रहने दे। अच्छा, और इस चुभन को ज़्यादा देर महसूस न करते हुए जल्दी से तैयार होती कमरे से बाहर आ गई थी। और इसके कमरे से बाहर निकलते दावर ने इसे अपने साथ चलने का हुक्म दे दिया था। ताहू के बाद वो इसके गालों को चूमता इसे एक बार फिर से अलग आ गया था। जबकि इस औरत के सामने दावर की इस तरह की हरकत इसे भी हैरान करी थी। क्या वो इसे साबित करना चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, या शायद वो इसे किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं देना चाहता था। अगले दिन भी बहुत मसरूफ़ गुजरा। वो इस केस में हाथ डाल चुका था, तो अब हर मुमकिन तरीके से इस केस पर काम भी कर रहा था। इस डायरेक्टर का भी बयान ले लिया गया था, जिसका कहना था कि वो काम मांगने के लिए आई थी और बाद में इस पर बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ाम लगाने लगी। इसका इस लड़की से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसने सिर्फ इसे काम देने से इनकार किया था, जिस पर इस लड़की ने इस पर इस तरह के इल्ज़ामात की बौछार कर दी। वो सिर्फ इसे बदनाम करना चाहती है और इसका कोई मकसद नहीं है। सारा दिन इसी तरह से गुजर गया। वो घर वापस आया तो किंजिश खाना तैयार किए बैठी थी। वैसे तो किंजिश ने जायशा के लिए भी खाना बनाया था, लेकिन लगाने से इसने मना कर दिया। इसका कहना था कि वो अपने काम खुद करेगी और कल से इसका खाना भी नहीं बनाएगी। इसकी बीवी सिर्फ इसका काम करे यही बेहतर है। वो दावर को नाराज़ हरगिज़ नहीं कर सकती थी। किंजिश, अगर आज रात के लिए मैं तहान को अपने पास सुला लूँ, तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा ना? वो दरअसल मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मेरे पास सोए। मैं इसे बहुत दिनों से मिस कर रही हूँ। वो तहान के गाल खींचते हुए इससे पूछ रही थी, जो इसे अजीब अंदाज में घूर रहा था। फिर वो अपने माँ के कंधे से चिपक गया। इसका दिल चाहा कि वो फ़ौरन इनकार कर दे। वो अपना बच्चा इस औरत को देने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी। हाँ क्यों नहीं, आज तुम इसे अपने पास सुला लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। दावर ने अगले ही लम्हे ताहू को इसकी गोद से निकाल कर इसके हवाले किया था, जो ताहू को रोने का बहाना दे गया। क्या सच में? वो हैरत से पूछने लगी, जबकि किंजिश खुद हैरानगी से देख रही थी। वो इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता था? इसने तो कहा था वो सब कुछ हल कर देगा। इसने ये तो कहा ही नहीं था कि वो इसकी गोद से इसका बच्चा निकाल कर इसके हवाले कर देगा। हाँ बिल्कुल, तुम्हारा बच्चा, तुम इसे अपने पास रख सकती हो। और ये रात 2:30 बजे के करीब फीडर पीता है, तो तुम इसका दूध तैयार करके ले जाना, वरना बहुत रोएगा। और जब रोता है ना, तब तुम्हें इसे उठाकर चहलकदमी करनी होगी। अगर ज़्यादा रोए तो इसकी पीठ को सहलाना, ज़्यादा नहीं रोएगा। बाकी किंजिश से पूछ लो अगर कोई मसला हुआ तो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई मसला करेगा। पैम्पर ले जाना, हो सकता है रात को चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए। वो पुरसुकून से अंदाज में बोल रहा था, जैसे सब कुछ वो सोच कर बैठा हो, या शायद इसके दिमाग में चलने वाले प्लान को अच्छी तरह से समझ चुका हो। वो इसका हाथ थाम कर इसे अपने साथ ले आया था। वो हैरत की तस्वीर बनी इसके साथ खींचती चली आई थी। शुक्र है किंजिश ने जायशा के सामने कोई अपना बोल नहीं खोला कि वो बहुत ज़्यादा अटैच है ताहू के साथ। पीछे ताहू के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ पर इसका दिल डूबता जा रहा था, लेकिन इसके जालिम शौहर को तो इसके बच्चे पर तरस ही नहीं आ रहा था। जायशा हैरान से किंजिश के साथ जाते हुए देख रही थी, जबकि तहान को अपने बाजू में उठाए चुप करवाने में हलकान हो रही थी। जायशा ने ना ऐंदे ही प्लान दे, छोड़े मुझे नीचे जाना है। आप मुझे अपने साथ यहाँ लेकर क्यों आए? मैं नीचे अपने बेटे के पास जा रही हूँ। आपने मुझे कहा था कि मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ तो आपने मेरा बेटा इस औरत के हवाले कर दिया। क्यों किया आपने ऐसा ताहू के बाबा? मुझे मेरे बेटे के पास जाना और आप मुझे जाने से नहीं रोकेंगे, समझे आप? मैं नीचे जा रही हूँ। वो अपना हाथ इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दावर इसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। कहीं नहीं जाओगी तुम, समझो मेरी बात को। एक ही बात बार बार नहीं समझाऊंगा मैं तुम्हें। मैं इस औरत पर तुम्हारी कोई कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं होने दे सकता। अगर इसे ये लगता है कि वह तुम्हें ताहू से अलग करके वापस इस घर में आ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इस औरत को ये बात हरगिज़ पता चलने नहीं दूंगा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी कमज़ोरी है, और ना ही तुम इस बात को जाहिर होने दोगी। समझ रही हो ना मेरी बात को? कान खोल कर सुन लो। खबरदार जो तुमने इस औरत के सामने एक आंसू भी बहाया। मैं सब समझ रहा हूँ उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो अपनी ही चाल में बुरी तरह से फंसेगी और तुम इसमें मेरा साथ दोगी। इसके लिए तुम्हें ताहू के आंसू भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे और इसकी तड़प भी। मैं भी इसका बाप हूँ, मुझे भी इतनी तकलीफ़ हो रही है जितनी कि तुम्हें, लेकिन मैं इस दुख को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें भी होना पड़ेगा। अगर तुम नहीं चाहती कि औरत हमारे खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा एक्शन ले, तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। और बस अब मैं इस मामले में कोई और बात नहीं सुनूंगा। यहाँ आओ मेरे पास। वो इसे अपने साथ
लेते हुए बेड पर आ बैठा, जबकि इसके चेहरे को बेचैनी को बहुत वो महसूस कर पा रहा था। नीचे से ताहू के रोने की आवाज़ अभी तक आ रही थी, मतलब साफ था कि जायशा इसे संभाल नहीं पा रही थी। वो रो रहा है दाबर, मैं इसके आंसू नहीं देख सकती, आप जानते हैं ना मैं इसे रोने नहीं देती, वो बीमार हो जाएगा, प्लीज़ मुझे नीचे जाने दे, इसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा। इसके सामने कोई शादीशुदा एक बच्चे की माँ थी ही नहीं, वो एक आम सी लड़की थी। इसका अंदाज बच्चों जैसा था, जैसे इसका फेवरेट खिलौना इससे छीन लिया गया और वो अब इसको वापस पाने के लिए तड़प रही हो। लेकिन वो ये सब कुछ इस तरह से ख़राब नहीं होने दे सकता था। इसकी तकलीफ़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसे अपना प्लान ख़राब करने नहीं दे सकता था। यही वजह थी कि इसके रोने की परवाह किए बिना वो इसके चेहरे को थाम कर इसके लबों पर झुक गया था। इसका अंदाज़ बहुत नरम था, जैसे वो किसी बेहद नाजुक से वजूद को छू रहा हो, लेकिन इसके बावजूद भी किंजिश का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। इसके लबों को चूमते हुए इसे आहिस्ता से बेड पर लेटाकर इसके वजूद पर हावी होने लगा। वो इसे बोलने का मौका दिए बिना इसके चेहरे के एक एक नक्श को चूम रहा था। इसके लब का लम्स वो अपने चेहरे पर महसूस करती इसके कंधे पर हाथ रख गई थी। वो मज़ाहमत नहीं कर रही थी, बल्कि इसकी शर्ट को मुट्ठी में पकड़े इसे इसका हक दे रही थी। वो वैसे भी जल्द ही इन दुनिया को ख़त्म कर देना चाहता था। वो अपने किंजिश के रिश्ते को बहुत मजबूत कर देना चाहता था, लेकिन किंजिश की तरफ से इसे अब तक कोई मुनासिब जवाब नहीं मिल रहा था। वो जानता था वो इसके साथ इस रिश्ते को निभाने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन वो अपने मुंह से इस बात का इजहार नहीं कर पा रही थी। शायद वो इसे शर्माती थी। हाँ, वो आम लड़कियों जैसी नहीं थी, वो बहुत ख़ास थी। वो जायशा जैसी नहीं थी, इसकी नेक सीरत का गवाह वो खुद था। इस वक्त वो इसे अपनी बाहों में भरे इसे हर सोच से दूर ले जाना चाहता था। शायद वो इसकी ताहू की सोच से दूर करना चाहता था, और वो जानता था ये मुमकिन नहीं। वो ताहू के मामले में बहुत हसास है। ताहू के बाबा, ताहू रो रहा है। इसके लबों का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस करते हुए इसने इसे एहसास दिलाया था। मैं वादा करता हूँ वो आज के बाद नहीं रोएगा, वो कहकर इसके लबों पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर गया, जैसे वो न चाहता हो कि वो इस मामले में कुछ भी बोले। जबकि किंजिश खामोशी से इसके लम्स को महसूस करने लगी। जब दावर ने इसे छोड़कर अपनी शर्ट उतारी, वो आंखें बंद किए पड़ी रही, और वो एक बार फिर इसके वजूद को अपनी बाहों में भर चुका था। इसका अंदाज़ बहुत नरम सा था। वो इसे किसी कीमती मता की तरह खुद में कैद कर रहा था। किंजिश ने किसी तरह की कोई मज़ाहमत नहीं की थी। वो बस इसके लबों का लम्स अपने वजूद पर महसूस करती इसकी उंगलियों की सनसनाहट पर सिमटी जा रही थी। इसके वजूद पर कब्जा जमाता वो अपने और इसके दरमियान मौजूद हर दीवार को हटाने लगा। अपना दुपट्टा गर्दन से निकलते महसूस करके इसने अपनी आंखें ज़ोर से मींची थी, जबकि वो मुस्कुराकर इसकी आंखों पर लब रखता, इसकी कमर में अपने बाजू हमाइल करता, इस पर अपनी मोहर लगाता चला गया। वो इसके पोए पोए पर अपने लम्स से गुलकुनार कर रहा था। गुजरती रात के साथ वो एक दूसरे में खोते चले गए। दावरी से अपनी बाहों में अपनाइए तो मोहब्बत का यकीन दिला रहा था। इन दोनों में मौजूद हर दीवार आज गिर चुकी थी। वो इसे अपनी बाहों में कैद किए अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात की मोहब्बत की नज़र कर रहा था। ये सुकून इसे जायशा की गुर्बत में कभी भी नसीब ना हुआ था। ये सुकून इसे सिर्फ कंजिश ही दे सकती थी। वो इसकी बाहों में सिपटी इसकी शिद्दतों को बर्दाश्त कर रही थी। इसका डर, इसकी हिचकिचाहट, इसकी मासूमियत, हर अदा कमाल थी। अपनी बाहों में मौजूद ये घबराई शर्माई सी लड़की दावर के लिए इसकी ज़िंदगी बनती जा रही थी। कल तक वो इससे अपने सामने एक इमेच्योर लड़की कहता था। इसे लगता था कि वो इसको कभी समझ ही नहीं पाएगी, लेकिन वो गलत था, बहुत गलत था, क्योंकि पिछले 2.5 महीनों में इसने ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ ली थी कि वो इसके लिए कितनी अहम है, और इतना ही अहम वो भी था इसके लिए। वो अपने हमसफ़र से अपने लिए मोहब्बत की उम्मीद रखता था, और इसके लिए इतना ही काफ़ी था कि इसका हमसफ़र इसे चाहता है, इस पर एतबार करता है। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती जा रही थी। ताहू के रोने की आवाज़ ख़त्म हो चुकी थी। शायद वो उसे दूध बनाकर देने में कामयाब हो गई थी। वो इसके सीने पर सर रखे जाग रही थी। वो दोनों ही जाग रहे थे। नींद से कोसों दूर थी। वो इसे अपने करीब के इसके बालों को सहला रहा था। हर थोड़ी देर के बाद ताहू के रोने की आवाज़ आती थी, लेकिन वो इसे नीचे जाने की इजाज़त नहीं दे रहा था। वो कितनी बार इसे देख चुकी थी, जो आंखें बंद किए बिल्कुल खामोश पड़ा था। इसके किसी सवाल का जवाब वो नहीं दे रहा था। ताहू के बाबा, अब तो वो चुड़ैल सो गई होगी ना, मैं ताहू को उठा लूँ? वो फिर से सवाल करने लगी। इसका जासूसाना अंदाज इसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। अब अगर तुम एक बच्चा चोरी करके लाओगी तो चुड़ैल तो तुम बन जाओगी। तुम थोड़ी देर सब्र कर लो ना, मैं वादा करता हूँ ताहू को कुछ नहीं होगा। वो इसका चेहरा अपने हाथों में थामे बेहद मोहब्बत से बोल रहा था। इसका शर्माया घबराया सा रूप इसके सीधे दिल में उतर रहा था, लेकिन वो जब भी इसके चेहरे को देखता वो फ़ौरन अपना सर इसके सीने पर रख देती थी। वो इसे शर्मा रही थी, वो समझ चुका था, लेकिन दावर इसे तंग नहीं कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था वो इससे दूर हो। मैं ज़्यादातर इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे मेरे ताहू को अपने पास लाना है। वो फिर से इसके सीने पर सर रखते हुए बोली। पहले अपने शौहर को तो संभालो, तुम तो बेटे के पीछे ही लगी हो। थोड़ा बहुत शौहर के बारे में भी सोच लो लड़की। और वो इसके गिर्द अपनी बाहों का घेरा तंग करते हुए बोला। इसकी नीयत फिर से ख़राब हो रही थी। किंजिश ने भागने में अपनी बेहतरी जानी। अजान का वक्त होने वाला, छोड़े, मुझे फ़्रेश होने जाना है। वो इसके हसार से निकलते हुए कहने लगी, अल्लाह से मेरी शिकायत तो नहीं करोगी ना? वो इसके साथ ही उठकर बैठ गया। करूँगी, मैं अल्लाह को बताऊँगी कि आपने मुझसे मेरा बेटा छीनकर इस औरत को दे दिया, और अब मुझे इसे लेने भी नहीं जाने दे रहे। वो फ़ौरन बोली। इसके अंदाज़ पर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। और जो मैंने सारी रात तुम्हें इतना प्यार दिया, उसका क्या? वो इसके चेहरे पर नजरें जमाई शरारत से बोला। वो निगाहें झुका गई। अब वो इसे क्या बताता, इसका अपना हाल ख़राब हो रहा है। वो खुद भी अपने बच्चे को इस औरत के पास नहीं रहने देना चाहता।
वो चाहता था वो तो ताहू को वो जानता था वो ताहू को नहीं संभाल पाएगी, बल्कि सुबह उठकर खुद ही इसे हवाले कर देगी। लेकिन वो इसे कैसे समझाता? वो तो यही सोच रही थी कि इसने इसका बच्चा छीन कर इसे दे दिया है। वो उसे कमरे से नीचे लाने से पहले 1000 तरह की बातें समझा चुका था। वो इसे मुसलसल बता रहा था कि जैसे वो कह रहा है इसे बिल्कुल वैसा ही करना है। वो भी फिलहाल हाँ कर चुकी थी कि जैसा वो कहेगा बिल्कुल वैसा ही करेगी, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ताहू को जल्दी से गले लगाने की बेचैनी भी थी। वो इसे कंधे से लगाए मुसलसल टहर रही थी और उसके रोने की आवाज़ सुनकर इसके कदमों में आने वाली तेजी को दावर ने इसका हाथ थाम कर रोक लिया था। इसने कहा था वो किसी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करेगी, लेकिन फिर भी ताहू का रोना इसे बेचैन कर रहा था। अपनी बात पर कायम रहो, जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। इस पर वो ज़रा सख्ती से बोला तो इसने निगाहें चुराकर हाँ में सर हिला दिया था। अरे आ गए आप लोग, बहुत रोया ये रात को। मैंने इसे चुप करवाने की बहुत कोशिश की, 3 बार तो इसे फीडर भी बना कर दिया। बहुत परेशान करता है ये, आप लोगों को भी ऐसे ही करता होगा ना। वो किंजिश को देखकर अपने रोने में तेजी ला चुका था। वो दोनों इसके पास ही जा रुके थे, जबकि इसका महका वजूद इसे बहुत कुछ समझा चुका था। लेकिन किंजिश के दिल में चलने वाली हलचल को नहीं समझ सकती थी जो अपने बेटे को रोते देखकर इसके दिल में हो रही थी। वो दोनों बाजू फैलाए इसकी तरफ आने को बेचैन था। हाँ ये रात को ऐसे ही तंग करता है, लेकिन इसको आदत है संभालने की तो वो हैंडल कर लेती है। जान मुझे लगता है ये रात को ठीक से सोया नहीं, तुम इसे कमरे में ले जाओ, मैं नाश्ता बाहर से कर लूँगा। दावर की तरफ से इजाज़त मिलते ही वो छीनने वाले अंदाज में ताहू को इसकी गोद से ले चुकी थी और फिर बिना कुछ भी बोले इसे अपने सीने से लगाए कमरे में भाग गई। ये बच्चे भी ना। खैर तुम बताओ अब तुम्हारा क्या इरादा? डायरेक्टर अपने ऊपर कोई बात नहीं आने दे रहा, जबकि तुम्हें केस वापस लेने पर अच्छे खासे पैसे की ऑफर कर रहा है। फैसला तुम करो, तुम क्या करना चाहोगी? मेरा नहीं ख्याल कि इस केस को ज़्यादा हवा देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो तुम्हारी बहुत सारी वीडियोस निकाल रहा है जिसमें तुम कहीं से भी मजलूम नहीं लग रही। अब ये तुम पर है कि इससे पैसे ले लो और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जियो। किस तरह की वीडियो? मेरी तो इसके पास कोई वीडियो नहीं है। झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है। इसके चेहरे पर उड़ती हवाइयाँ वो बहुत अच्छे तरीके से समझ चुका था, लेकिन वो फिर भी बिल्कुल नॉर्मल था। इसे लगा था शायद ये जानकर कि इसकी कोई प्राइवेट वीडियोज़ इस आदमी के पास मौजूद है इसे गुस्सा आएगा, लेकिन इसने आगे से कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स ना दिया। अब मुझे ये तो नहीं पता कि वो कौन सी वीडियोज़ की बात कर रहा था, लेकिन इसका अंदाज़ इस बात का गवाह था कि वो सच बोल रहा है। और अगर इसने तुम्हारे कोई वीडियो लीक कर दी तो फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हें कोई लेगा नहीं, और ये ना हो कि तुम्हें इधर भी कोई कबूल ना करे। इसलिए एक अच्छा मशवरा दे रहा हूँ, पैसे ले लो और आगे तुम्हारी ज़िंदगी पड़ी है। अच्छा खासा लंबा सफ़र है तुम्हारे लिए। वो इसे समझा रहा था बिल्कुल किसी मुखलिस दोस्त की तरह। मेरी कोई ज़िंदगी नहीं, क्योंकि मेरा शौहर मेरी जगह किसी और को दे चुका है। मेरा बच्चा तक मेरे पास नहीं, और बच्चा तुम ले लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर तुम तहान को लेना चाहती हो तो मैं तुम पर तरस खाकर तहान को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और इसके वजूद से इतना भी मानूस नहीं हुआ कि तुम इसे अपने अपने साथ अटैच ना कर सको। ठीक है, वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन फिर भी वो कोई इसकी सगी माँ थोड़ी तो नहीं है ना। तो अगर तुम इसे लेना चाहो तो मैं इसको समझा दूंगा। और अच्छा है, अभी इसकी उम्र बच्चे संभालने वाली नहीं है, अभी तो इसकी उम्र ज़िंदगी एंजॉय करने की है। मैं अगले 5 साल तक कोई इसी तरह की कोई औलाद नहीं चाहता। वो सरासर बदला हुआ शख्स लग रहा था। वो इससे इस तरह से बात करेगा इसने सोचा भी नहीं था। वो तो इसे धमकी देने वाली थी कि अगर वो किंजिश को छोड़कर इसे नहीं अपनाता तो इसे बच्चा छीन लेगी, लेकिन वो तो खुद इसे इसका बच्चा दे रहा था, यानी कि वो किसी भी तरह इसका रास्ता बनने ही नहीं दे रहा था। ये ना हो कि ये बच्चा भी इसके सर पड़ जाए और वो कुछ हासिल भी ना कर पाए। दावर के अंदाज से साफ लग रहा था वो खुद ही तहान को इसके हवाले कर देना चाहता, और वो तहान की जिम्मेदारी संभालने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इसे बच्चे कभी भी पसंद ना थे, वो तो तहान को पैदा करने के भी हक में ना थी, लेकिन इस वक्त दावर को कुछ ज़्यादा ही बच्चे की तलब महसूस हो रही थी, जो नई बीवी पाकर शायद ख़त्म हो गई थी। मैं कैसे संभालूंगी इसको? मुझे तो बच्चे संभालना आता भी नहीं है, आपको तो पता है। और किंजिश के साथ वो मानूस हो गया, तो मेरा नहीं ख्याल कि एक बच्चे को इसकी माँ से अलग करना चाहिए। मैं अभी केस वापस लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। बाकी अब मैं थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। सारी रात तहान ने मुझे एक सेकंड नहीं सोने दिया। मैं आज आपके साथ नहीं चल सकती। वो इसे देखते हुए बोली तो दावर ने हाँ में सर हिला दिया, जैसे वो इसकी कंडीशन को समझ सकता हो। हाँ तुम दूसरा दरवाज़ा खोलो और अब से वहीं से बाहर निकलना। ये वो क्या है ना, मेरी बीवी को पसंद नहीं किसी अनजान शख्स का इस तरह से हमारे घर पे रहना। तो ये तुम अंदर से लगाओगी या मैं बाहर से लॉक कर देता हूँ? वो हाथ में मौजूद ताले की तरफ इशारा करते हुए बोला। मतलब साफ था कि वो अपनी प्राइवेसी में इसका वजूद बिल्कुल नहीं चाहता था। ताला लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस तरफ नहीं आऊँगी, और आपकी लाडली बीवी को भी कोई मसला नहीं होगा। वो गुस्से से कहती कमरा बंद करके। मेरी लाडली बीवी के मसले तुम्हें समझ में आते तो क्या ही बात थी। वो दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो वापस अपने कमरे में जाने का इरादा रखता था। ये ताहू और इसकी माँ का वक्त था जिसमें वो इंटरफेयर हरगिज़ नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी अपने बच्चे को चेक तो इसने भी करना था, कहीं इस चुड़ैल ने इसका कोई पीस खा ही ना लिया हो। आई एम सॉरी ताहू बेबी, आपकी मामा बहुत गंदी है, बहुत गंदी है। आपको इस चुड़ैल के हवाले कर दिया। अब वहाँ रात भर अपनी मामा के बगैर रहे। आपकी मामा है ही गंदी, इसको आपकी कदर नहीं है, इसको कोई चीज़ अच्छी नहीं है। इसने आपको खुद से दूर कर दिया। इसके नन्हे से चेहरे को हाथों में थामे वो मुसलसल चूमते हुए खुद को कोसे जा रही थी, जबकि आंसू रवानी से बह रहे थे, जैसे वो जो कुछ किया वो इसने खुद अपनी मर्जी से किया और अब पछता रही हो। जबकि ताहू मम्मा मम्मा की गिरदान करता कभी इसके सीने में मुँह छुपा रहा था, तो कभी अपनी चाइनीज़ ज़ुबान में शायद इस चुड़ैल की शिकायत लगा रहा था, जबकि वो इसके नन्हे से वजूद का एक एक कोना चेक कर रही थी, जैसे इस औरत ने इसके साथ कुछ कर ही ना दिया हो।
वो कितनी देर दरवाजे में खड़ा इसे देखता रहा, फिर अंदर जाने का इरादा तर्क करता वहीं से पलट गया। ये इन दोनों माँ बेटे का वक्त था। कैसा अजीब आदमी है मेरा बॉस, मुझे तो कह रहा था कि मैं इस केस को हाथ भी नहीं लगाऊं, और अब खुद इसके केस के पीछे लग गया। और ये डायरेक्टर, उफ, ऐसे होते हैं डायरेक्टर, इसको तो बात करने की तमीज़ नहीं है। मुझे अपने बाप का गुलाम समझ कर रखा है, इसलिए कभी इधर फुटबॉल की तरह टांग मारता है तो कभी उधर। बच्चे, तेरा तो मैं कोई काम नहीं करने वाला, मेरी तरफ से तू जहन्नुम में जा। वो दावर के कहने पर किसी एक्सपर्ट वीडियो एडिटर को ढूंढने गया था ताकि जान सके कि वीडियो ओरिजिनल कौन सी होती है और फेक कौन सी। इससे ज़्यादा गुस्सा दावर पर आ रहा था जिसने इससे कहा था कि इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं, और अब वो इसी केस के पीछे लग गया था। अगर इस केस से कोई लेना देना नहीं था तो फिर इसको हाथ लगाने की ज़रूरत क्या थी? अभी तो उसकी छुट्टियां भी मंजूर नहीं हुई थी, और अगर ऊपर ये पता चल गया कि वो अब अगले केस पर काम करना शुरू कर चुका है तो उसकी छुट्टियां भी मंजूर नहीं होंगी, और वो शादीशुदा होते हुए भी कुंवारों जैसी ज़िंदगी गुजारेगा। वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था। इसने फैसला कर लिया था कि वो इस केस में किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, बल्कि दावर को साफ जवाब दे देगा। इसलिए वो एडिटर ढूंढने की वजह सीधा अपने घर आ गया था। वो कभी किसी केस में इतनी आलसी नहीं करता था, लेकिन दावर को भी इस केस में कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए कह रहा था कि जितना टाइम हो सके इतना लगाना। शायद वो उस डायरेक्टर को लंबा चौड़ा इंतजार करवाना चाहता था। खैर, इसे क्या, इसकी तरफ से जाए जहन्नुम में, इसके लिए तो अच्छा ही था, इसे आधे दिन की छुट्टी मिल गई थी, वो आराम से अपनी नींद पूरी कर सकता था। सैरविश के लिए इसने बहुत लंबी प्लानिंग की थी, इसे हासिल करना मुश्किल था, मगर वो इश्क ही किया जो आसानी से मिल जाए। लेकिन वो इसके साथ वक्त नहीं गुजार पा रहा था। इस वक्त वो घर वापस आया था, इसका इरादा आराम करने का था। वो तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ता वो अचानक ऊपर से पैर फिसल कर गिरने वाली हस्ती को अपनी बाहों में कैद कर चुका था। जबकि वह न जाने कौन सी धुन में तेज तेज सीढ़ियाँ उतर रही थी, इसे देखकर भी इसने ब्रेक ना लगाई, जिसकी वजह से सीधी इसके बाजू में आ गिरी। इसका इसे बचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इसके नाजुक लबों का लमस अपने लबों पर महसूस करके जैसे इसकी दुनिया ठहर सी गई। सैरविश का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इस तरह कुछ हो जाएगा इसके तो वहम गुमान में भी न था। इसने जल्दबाजी दिखाते अपने आप इसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा, लेकिन सामने भी इंस्पेक्टर जावर हैदरी था। इसकी पकड़ में कोई चीज़ आ जाए तो आसानी से छूट जाए, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। इसने बड़ी सफाई के साथ इसके लबों को अपने लबों में कैद कर लिया। इसका इसे छोड़ने का कोई इरादा न था, और ना ही इसके लबों को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करने का, लेकिन पीछे अचानक टूटने वाली किसी चीज़ ने इन दोनों को एक दूसरे को रहा करने पर मजबूर कर दिया था। इसने फ़ौरन पलटकर पीछे कमरे में भागती जुबारिया की तरफ देखा था। सहरविश तो सदमे में थी। एक तो इसने गलती से जावर को किस कर दिया, और दूसरा जुबारिया ने देख लिया था। न जाने जुबारिया क्या समझ रही होगी इसके बारे में। इसे बहुत बुरा लग रहा था, जबकि सामने खड़ा आदमी इसे शरारती निगाहों से देख रहा था। मैंने जानबूझकर नहीं किया, इसने सफाई देते हुए कहा। हाँ, तुम तो बहुत मासूम, नेक, परवीन और बीबी, तुम कहाँ जानबूझकर ऐसी हरकतें करती होगी, ये तो मैंने की है। हाय, मैं लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। दिन दहाड़े सीढ़ियों पर मेरे साथ इतना जुल्म। वो अपने माथे पर उल्टा हाथ रखता दहाई देने लगा। मैंने कुछ नहीं किया, गलती से हुआ। इसने एक बार फिर से अपनी सफाई देने की कोशिश की। इसकी ओवर एक्टिंग काम आ रही थी। हर मुजरिम जुर्म करके यही कहता है कि इसने कुछ नहीं किया, जबकि सब कुछ इसने किया होता, और मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। वो इसकी तरफ से चेहरा फेरता एक बार फिर से अपने सर पर हाथ रख चुका था। आप इतना तमाशा क्यों करें? इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं होगी जिसके लिए आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत पड़े, वो इसने तंग आकर कहा था। क्या ये इतनी बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए? तुम्हारी बड़ी बात नहीं होगी बीबी, लेकिन मेरे जैसा कवारा हैंडसम किस्मत का मारा इंसान अपनी इज्जत लुटाकर बैठ गया, यहाँ तो तमाशा लगेगा। गांव वालों सुनो, मेरी इज्जत लुट गई। इस लड़की ने जो सबके सामने एक्स्ट्रा मासूम बनकर घूमती है, इसने मेरे साथ। क्या हो गया जावर, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वो अभी कुछ बोलने वाला था कि सामने वाले कमरे से मामा और बाबा को निकलते देखकर खामोश हो गया, लेकिन वो हार नहीं सकता था। फ़ौरन पलट कर इसे देखा। क्या कहती हो, बता दूं सबको कि मेरे साथ क्या जुल्म किया इन सीढ़ियों पर? लहजे में भरपूर शरारत थी। वो सिर्फ इसे तंग कर रहा था। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज़ नहीं, इसने मिन्नत भरे लहजे में अंदाज में कहा था। थोड़ी और मासूम शक्ल बनाओ, मुझे तरस नहीं आ रहा। वो नाक से मक्खी उड़ाते हुए बोला। प्लीज़ किसी को मत बताएं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़, इसने बेहद कम आवाज़ में मिनमिनाते हुए कहा। अच्छा, कहो, मेरी सास का बेटा इस दुनिया का सबसे अच्छा शौहर है। इससे ज़्यादा अच्छा इंसान मैंने ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं। मैं इसके प्यार में पागल हूँ, और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ तक कि कमरे में जाकर मैं खुद इसे किस करूँगी, लिप टू लिप। छी छी, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली। इसने फ़ौरन इसकी बात काटते हुए इनकार किया था। तो मत बोलो, मैं कौन सा मिन्नतें कर रहा हूँ? मेरी प्यारी अम्मी इन सीढ़ियों पर मेरे साथ रेप। वो अपनी बात मुकम्मल करके पलटा था जब पीछे से आवाज़ आई। मैं आखिरी बात नहीं करूँगी, बाकी सब कुछ बोलूँगी। आखिरी बात भी करनी पड़ेगी। वो पलटकर एक बार फिर से जवाब देता हुआ कहने लगा। देखें, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़, इसने मिन्नत भरे लहजे में कहा था। चलो ठीक है, बाकी सब कुछ बोल देना, वो इसी अंदाज में बोल कर पलटा था। होगी तुम लोगों की सरगोशियाँ ख़त्म, अब हमें भी कुछ बता दो कि आखिर हुआ क्या है? बाबा की सख्त आवाज़ गूंजी। क्या होना? वही आपका लाडला ऑफिसर जिसने मेरी ज़िंदगी हराम कर रखी है, इसी के बारे में बात कर रहा था मैं। आप सुनना चाहेंगे? वो इन्हें देख कर कहने लगा। अकेले में बनाना, तुम्हारी दुख भरी हर दास्तान सुनूंगा, बाबा जवाब देते हुए कमरे की तरफ पलट गए। जावर, तेरी कोई इज्जत नहीं। बाबा ने पता कि तेरी जी दुख भरी दास्तान ना होनी है ना,
तुम बाप बेटे की मुझे कभी ज़िंदगी में समझ नहीं है, और अब तो मुझे बहू और तुम्हारी समझ भी नहीं आती। अम्मी नफ़ी में सर हिलाते हुए मुस्कुराई थी। अम्मी जान, आपकी बहू की तो सारी कारस्तानी है, बड़ी चालाक हैशटैग शातिर किस्म की लड़की है ये, इसने इन्हें देखते हुए कहा तो सहरविश ने से घूर कर देखा। देखें देखें कि मुझे किस तरह से घूरी है, जैसे आंखों से कच्चा चबा जाएगी। इसने फ़ौरन इसके घूरने की शिकायत की थी। तुम चुप रहो, मेरी बहू बहुत मासूम है। अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में इतनी मासूम बहू लिखी है, मेरा दिल करता है कि मैं हर वक्त इसकी नज़र उतारती रहूँ। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा तो झेम गई। एक और आप और दूसरी ये आपकी एक्स्ट्रा मासूम बहू। चांद सूरज की जोड़ी है आप दोनों की। हम गरीब क्या कह सकते हैं। खैर मैं तो जा रहा हूँ थोड़ी देर सोने के लिए, मुझे 5 बजे के करीब लाजमी जगा देना। लाजमी जगा देना, मुझे वापस ऑफिस जाना है। और बाकी जो बातें तुमने मुझसे कहनी है ना, वो डील वाली, वो रात को कहना मेरे रोमांटिक मूड में। वो मुस्कुराकर इसका गाल खींचता कमरे में चला गया, जबकि सहरविश तो बस इसके मंदिर से हटने का इंतजार करती पुरसुकून हो गई। इसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था वो ये खुले आम इसे किस कर रही थी। वो तो अब तक ये सोच रही थी कि इन दोनों में इस रिश्ते को कोई भी कबूल नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ तो वो दोनों भरपूर तरीके से आमने सामने रोमांस कर रहे थे। इस लड़की तो कोई डर खौफ भी नहीं था कि अगर घर का कोई बड़ा देख लेता तो। वो कितनी पुरसुकून थी इसकी बाहों में, और वो ये सोच रही थी कि इन दोनों ने अभी इस रिश्ते की शुरुआत तक नहीं की होगी। इसके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो सीधी सारी सी लड़की इसके ज़ावर को इससे छीन कर ले जा चुकी थी। ये वजह थी कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी ज़ावर अब तक इसके कमरे में नहीं आया था। वो आता ही क्यों, वो तो अपनी बीवी का दीवाना हो चुका था। लेकिन नहीं, इसने सोच लिया था वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। एक प्लान नाकामयाब हुआ तो अब इसके पास बहुत सारे रास्ते थे। इसे कोई ना कोई हल निकालना था, और हल निकालने के लिए इसे अपने भाई को शामिल करना था। इसे मतलब नहीं था कि इसके भाई को सर्विस चाहिए थी या नहीं। हाय हाय, लेकिन वो ज़ावर को छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखती थी। इसे हर कीमत पर ज़ावर चाहिए था। अब ज़ावर इसकी मोहब्बत नहीं, इसकी ज़िद था। आवे तो आवा ही बिगड़िया होया, पहले एक घाटा हुण दूजे ने भी नाल लाना उन्हें। चल कोई नहीं, आप ही फंसेंगी। उठ जाए मेरी सास के बेटे, आपने 5 बजे का कहा था, 5:30 बज रहे, मैं कैसे उठाऊँ आपको। इतना जगाने पर कब्र में लेटे मुर्दे उठकर बैठ जाते हैं, लेकिन आपके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। सरताज, आपने 5 बजे जगाने के लिए कहा था, घड़ी की तरफ नजरें कम कर दें, वरना आप लेट होंगे और इल्ज़ाम मुझ मासूम पर लगा देंगे। आपको अल्लाह का वास्ता उठ जाए। वो इसका बाजू पकड़े इसे घसीटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने कोई असर नहीं हो रहा था। एडी की गंदी नींद। लेकिन फिर इसे उम्मीद की ज़रा सी आस नज़र आई। इसने ज़रा सी आंखें खोलकर इसकी तरफ देखा और फिर खमार आलूद आवाज़ में बोला, तुम मासूम नहीं, बहुत चालाक लड़की, तुमने मुझ मासूम को फंसा लिया। मेरा मासूम सा दिल मेरे बस में नहीं रहा, मैं सिर्फ तुम्हारे गुण गाता है, और तुम जालिम लड़की मेरे हक पर कब्जा करके बैठी हुई हो। तुमने अपने कड़वी कड़वी सड़ी हुई बातों से मेरी वेडिंग नाइट बर्बाद कर दी, और अब वो खड़ूस दावर हैदरी मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, और इस दावर हैदरी की पहली बीवी मेरा हनीमून बर्बाद कर रही है। इस दुनिया में सिर्फ मैं ही बर्बाद हो रहा हूँ, बाकी सब तो पुरसुकून है, खुशी मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ मेरा सुकून बर्बाद हुआ है। वो उठते ही अपने रोने लगा था, जबकि आंखें बंद थी, कहीं वो दोबारा तो नहीं सो गई। ये सोचकर साथ ही इसने इसके कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर पूरी जान लगाकर इसे हिलाया था। ये ना हो कि फिर से बड़बड़ाते हुए सो जाए और इसकी ज़िंदगी में एक बार फिर से अजाब हो जाए। मुझे वापस आकर जितना मर्जी कोस लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल आप लेट हो रहे हैं। अब तो 5:45 हो गए हैं, कब उठेंगे। आपने 5 बजे जाना था अपने किसी ज़रूरी काम के लिए। वो एक बार फिर से इसे जगा रही थी। क्या मसला लड़की, तुम्हारे साथ जाग तो गया हूँ मैं, इतनी बातें कर रहा हूँ, तुम फिर भी मुझे जगाई जा रही हो। इतना वज़न है तुम्हारी, सारी हड्डियाँ तोड़ दी मेरी। शुक्र है सीढ़ियों पर तुम मेरे ऊपर नहीं गिर गई, वरना मुझ मासूम की तो एक हड्डी ना बचती। वो उठकर बैठते हुए से घूरने लगा, जबकि इसकी बात पर वो हैरान थी इसको, और फिर अपने आप को देखने लगी। बुलडोज़र जिस सामत का मालिक तो वो था, वो कहाँ इसका कुछ बिगाड़ सकती थी। लेकिन शायद इसको इससे लड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए उल्टी सीधी बातें करता था। लेकिन वो इसके साथ अपना दिमाग ख़राब करने का कोई इरादा नहीं रखती थी, इसलिए इसके सामने हाथ जोड़ कर देते हुए इसके उठकर एक नज़र घड़ी पर डालने के लिए मजबूर कर रही थी। और फिर जैसे इसने इसकी फरियाद सुन ली थी, और फरियाद सुनने के बाद चीख उठा, बेवकूफ़ लड़की, मैंने 5 बजे जगाने के लिए कहा था, मेरा मोबाइल फ़ोन कहाँ है। इसने भागते हुए अपना मोबाइल फ़ोन उठाया, जहाँ दावर की 16 मिस्ड कॉल्स थी। मर गया, कहीं हिटलर गुस्से में आकर मेरी छुट्टियाँ कैंसिल ना करवा दे। मैंने तुम्हें जगाने के लिए कहा था, लेकिन तुम। मैं जगा रही थी, आप जाग नहीं रहे थे। मैंने इतनी कोशिश की आपको जगाने की, लेकिन आप जनाब की आंखें खुले तो ना। इससे पहले कि वो कुछ भी कहता वो अपनी बोलने लगी। हाँ तो नेक परवीन बीबी, मैंने तुम्हें जगाने के लिए कहा था, प्यार से मसाज करने के लिए नहीं। इतने नरम हाथों से जगाओगे तो जागने के बजाय उल्टा और नींद में चला जाऊंगा। अब उठो, बीवियों वाले काम करो, फटाफट मेरे ये वाले जूते पॉलिश कर दो। वो जूते बाहर निकालता अपनी शर्ट इस्त्री करने के लिए प्लग ऑन कर चुका था। अरे ये आप क्या कह रहे हैं, मैंने तो आपकी दूसरी शर्ट तैयार कर रखी है। वाइट मत पहनिए, ये वाली पहन ले, ये भी ऑलमोस्ट वाइट ही है। इसने एक शर्ट इसके सामने रखी जो हाफ वाइट कलर की थी। नहीं बिल्कुल भी नहीं, जो मैंने जो कहा है वो करो। तुम जाओ, मेरे जूते ठीक से जमा कर पॉलिश करो, मैं खुद इस्त्री कर लूँगा अपने कपड़े। मैंने तो कभी बूट पॉलिश नहीं किए। वो कम आवाज़ में मिनमिनाते हुए इसे देखने लगी। हाँ तो अब कर लो, इतना मुश्किल नहीं है। वो अपने कपड़े तेज़ी से इस्त्री करता इसे देखते हुए बोला।
वो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था और इसकी ये सो कॉल्ड मासूम बीबी इसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही थी। लेकिन मुझे नहीं आते बूट पॉलिश करने। वो अपने हाथ में पकड़े भारी भरकम बूट सामने करते हुए बोली। उसका हाथ नीचे की जानिब लटक रहा था। यकीनन इसके नाजुक बाजू को इसके बूट उठाने में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। किस करना तो बहुत अच्छे से आता है, वो अपने हाथ रोकते हुए देखकर घूरते हुए बोला। मैंने कब किस किया किसी को? इसने झटका खाकर अपना सर उठाया था। सीढ़ियों पर क्या मुझे कायदे के 14 नुकात सुनाए थे? नेक बीबी ने। वो स्त्री छोड़कर मुकम्मल तौर पर इसकी जानिब मतवज्जा हो गया। वो गलती से हुआ था, मैं गिरने वाली थी, आपने पकड़ लिया, वो समझाते हुए बोली। वो इसकी इस अनजाने में की हुई हरकत को बहुत गलत नाम दे चुका था। हा हा हा, बीबी तुम तो मासूम बच्ची हो ना, जिसे चलना नहीं आता, बार बार फिसल जाती हो और आकर मेरी बाहों में गिरती है। फिर किस जैसी हरकतें तुम गलती से कर देती हो, लेकिन बूट नहीं पॉलिश होते तुमसे। वो दोनों हाथ कमर पर रखे बिल्कुल लड़ाकर औरतों की तरह बोला। सहरविश की निगाहें झुक गई थी। वो इसे कितनी भी सफाइयाँ दे ले, इसने वही कहना था जो इसका दिमागी सोच बैठा था। इसकी निगाहें चुराने पर जावर को और भी मज़ा आने लगा इसे तंग करने में, लेकिन ये वक्त ठीक नहीं था। तू जा तो सही, तन जावर ऐसे मज़े कराएगा ना क्योंकि इसकी नाक से किसी चीज़ की जलने की बदबू टकरा रही थी। और इसके बाद कमरे में इन दोनों की चीखें गूंजने लगी क्योंकि इसके इस्त्री करदा कपड़े राख हो चुके थे। यार बताओ, आप सब गाइस फैसला करो जाफर तो ज़्यादा कोई मजलूम है इस नावल से? आज की तारीख में शायद इसका काम पर जाना लिखा ही नहीं था, और इसमें भी इसकी यकीनन सो कॉल्ड मासूम बीवी का ही हाथ था, क्योंकि ये तो बात इसने अपने दिमाग में बिठा ली थी कि अब जावर की ज़िंदगी में कुछ भी गलत होगा तो इसमें हाथ सहरविश की मांगी हुई बद्दुआओं का होगा। मिल गया सुकून, अब सुकून में हो तुम? वैसे शर्ट दिखाते हुए बोला तो सहरविश को हंसी आई, लेकिन फ़ौरन ही अपनी हंसी पर कंट्रोल करके सीरियस शक्ल बनाई। मैंने पहले कहा था दूसरी शर्ट पहन कर चले जाएं, लेकिन आपको मुझसे बातें करने से फुर्सत मिले तो ना। मैंने करके रखी हुई है इस्त्री, आप ये वाली पहने, देखे कितनी प्यारी है। जिस दिन मैंने पहली बार आपको देखा था आपने यही वाली शर्ट पहनी हुई थी। सहरविश के दिमाग में न जाने कैसे ये बात आई तो इसने इसे बता दी। क्या मतलब है तुम्हारा मतलब है तुम इस दिन से मुझ पर गंदी नज़र रखे हुए थी? वो इसके हाथ लेकर पहनते हुए से तंग करने लगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कौन सी बात कहाँ ले जाते हैं? मेरी बात का वो मतलब हरगिज़ नहीं था, मैं तो बस वैसे ही बता रही थी। बस मामा की बहू, अच्छी तरह से तुम्हारे रंग ढंग सामने आ रहे हैं, सब समझ में आ रहा है मुझे। तुम्हारी नीयत मुझ पर पहले से ख़राब थी। हाय मेरी मासूम माँ तो तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा मासूम समझती है। वो वापस अपने जूतों के पास बैठता ब्रश उठाकर अपने जूते पॉलिश करने लगा, जबकि सहरविश को कोई मुनासिब जवाब नहीं मिल रहा था इसे मुतमिन करने के लिए। नहीं मुतमिन होना, दुखी इंसान मुतमिन हो ही नहीं सकता। आपको जो सोचना सोचते नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पहले कमरे से निकल गई थी, जबकि इसके कमरे से निकलते जावर के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। सहरविश जान, तुम्हारी नीयत मुझ पर जैसी भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता। क़यामत तो तब आएगी जब तुम मेरी नीयत को समझोगी। वाकई एने से 14-15 तबक रोशन होने जिन्होंने पता लगना कि एक ही कांड किए जावर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वो कमरे में दाखिल होता सल्यूट करता इससे मुखातिब हुआ था। दावर ने एक नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। इसने इसे बहुत दफ़ा फ़ोन किया था जिसने नहीं उठाया, और इसका अंजाम ये निकला कि वो बाद में इसका फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। एडिटर को ढूंढा आपने? वो पेपर पर कुछ लिखते हुए इससे पूछने लगा। जी सर, मैंने ढूंढ लिया, लेकिन वो सुबह तक ही यहाँ आ सकेगा। हाँ ठीक है, सुबह तक इसे लाजमी भेज दीजिएगा। मेरे ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो चुके हैं, आप जाकर थोड़ी देर पहले आए ईमेल को चेक कर लें। और ये आपका, इसने एक लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। मतलब इसकी छुट्टियों की दरख्वास्त नामंजूर हो चुकी है, इसी ने करवाई होगी, इसे यकीन था। सर ये क्या, इसमें मेरा क्या कसूर है जो आपने मेरी दरख्वास्त कैंसिल कर दी? आपने खुद ही तो कहा था कि कोई जल्दी नहीं है, आराम से काम करना, तो आराम से काम कर रहा था। मैंने तो ये सोचा था कि आज एडिटर को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने सुकून से काम करने के लिए कहा, इसलिए एडिटर की तलाश भी सुबह करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी ढूंढ निकाला है। ये मेरा केस है भी नहीं, और फिर भी मैं इस पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ। कम से कम मुझे मेरी मेहनत का सिला मिलना चाहिए। आपने तो दुश्मनी पाल ली है मुझसे। कम से कम आप मेरी छुट्टियों की दरख्वास्त मंजूर तो करवा सकते हैं। अभी रिजेक्शन आप मेरे मुँह पर मार रहे हैं। सर कोई भी गवर्नमेंट जॉब इतनी सख्त नहीं होती, 2 दिन के दूल्हे से काम करवाए। सर मेरी नई शादी हुई है, 1000 तरह के मामला हैं। मेरी बीवी मुझसे खफा हो रही है और आप लोग मुझे यहाँ काम पर लगा रहे हैं। इतना जुल्म तो आर्मी वालों के साथ नहीं होता जितना आप। मैंने कहा मेरे ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो चुके हैं, मेरा रास्ता छोड़िए आप, और अपनी बकवास अपने तक ही रखा करें। बहुत फजूल बोलते हैं आप। वो इसे फरमोश करवाता साइड से निकल गया, लेकिन वो इसे जाने नहीं दे सकता था। जावर थे अपने वैन नहीं मुकते थे। अगर इसने आज ही इसे रिजेक्शन पर काम ना किया तो फिर तो इसकी छुट्टियां कभी भी मंजूर नहीं होंगी। सर प्लीज़ मेरे लिए थोड़ी सी सिफारिश ही कर दें। मैं आपकी कितनी मदद करता हूँ, जिस चीज़ से मेरा कोई लेना देना नहीं होता, इसमें भी मैं आपकी मदद करता हूँ। आप मेरी सिफारिश तो कर ही सकते हैं। वो इसके पीछे पीछे बाहर तक आया था, जहाँ जैन भी इसके पास ही आ रुका। आपने अपनी ईमेल चेक की इंस्पेक्टर जावर? वो दावर को अल्लाह हाफ़िज़ कहते से मुखातिब हुआ था, जबकि दावर बाहर निकल जाने पर वो मायूस हो गया था। बहुत दुखी आदमी जावर।
लेकिन जावर के बयानों का भी कोई असर नहीं हुआ। जावर ने बड़े बयान पाए लेकिन दावर ने कोई कान नहीं धरे। पता चल गया मुझे कि मेरी छुट्टियां रिजेक्ट हो चुकी हैं, कम से कम आप मेरे जख्मों पर तो नमक ना छिड़के। वो वहीं से पलटता दावर के ऑफिस में आकर इसकी कुर्सी की सीट कर रिलैक्स अंदाज में बैठ गया और यह हरकत सिर्फ वही कर सकता था। जैन सोचकर मुस्कुरा दिया। आपको एक बार ईमेल चेक कर लेनी चाहिए। जब इसने अपने हाथ में मौजूद लिफाफा टेबल पर फेंका तो जैन ने फिर से कहा, हाँ चेक करके दिल ही जलाना है। हाँ तो हाँ ना, ज़रूर जलाता हूँ, 2 मिनट रुके। इसने अपना मोबाइल फ़ोन निकालते अपना ईमेल बॉक्स खोला था और जैसे जैसे वह तहरीर पढ़ता गया इसकी आंखें खुलती चली गई। इसकी छुट्टियां ना सिर्फ मंजूर कर ली गई थी बल्कि इसकी अच्छी कारकर्दगी की वजह से इसे शुमाली इलाकों में अपनी बेगम को हनीमून पर ले जाने के लिए टिकट भी भिजवाए गए थे और ये सब कुछ दावर की सिफारिश की वजह से हुआ था। इंस्पेक्टर दावर ने इसकी कारकर्दगी पर इसे स्टार के साथ साथ ऑफिस की तरफ से इनाम देने की सिफारिश भी की गई थी, क्योंकि अपनी शादी के अगले दिन को वह नज़रअंदाज किए अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा था और ये बात इंस्पेक्टर दावर को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। दावर ने केड़े केड़े शक कर लेते सी, बैन भी पा लेते सी दावर थे। इंस्पेक्टर जैन ये क्या है? वो बेयकीनी के आलम में इंस्पेक्टर जैन को देखते हुए पूछने लगा। ये आपकी एप्लीकेशन, मेरा मतलब दरख्वास्त है जिसे कबूल कर लिया गया। बहुत बहुत मुबारक हो, आपके 7 दिन की छुट्टी मंजूर हो गई है और ये 7 दिन आप अपनी बीवी को कहीं पर भी घुमाने ले जा सकते हैं। ये लिफाफा जिसमें आपको लगता है कि रिजेक्शन लेटर, इसमें असल में 2 टिकट्स हैं जो आपको बतौर तोहफा भेजेंगे आपकी बेहतरीन कारकर्दगी पर इनाम के तौर पर। इसने मुस्कुराते हुए बताया और इस वक्त वो इतना खुश हो रहा था कि इसका दिल चाह के जैन का मुंह चूम ले हुए। एड्डा भी जज्बाती नहीं होना जावर, थोड़ा जा ख्याल करना, बीवी का आ रही है। लेकिन फिर फ़ौरन इसने ये काम घर जाकर करने का फैसला किया। अगर बीवी मौजूद है तो किसी गैर मर्द के साथ ऐसी नज़ेबा हरकत करने का ख्याल भी दिमाग में कैसे आ सकता था। इसने खुद पर 2 हरफ लानत भेजी थी। मेरे वाला भी लानत लैला थोड़ी जी। अब तो वह जल्द से जल्द घर जाना चाहता था लेकिन फिर अचानक से शर्मिंदगी ने घेर लिया। इसने दावर को क्या क्या नहीं बोल दिया था। जावर साहब जो तुझे अपना वैन पा रहे थे थानू ने ख्याल से कि अगे कौन आते मैं की बोल रहे हैं। और वो कितना अच्छा था, इसने इसके लिए सिफारिश की थी, ऊपर से इनाम भी दिलवाया था और इसके स्टार्स भी बढ़ा दिए थे। इसके दिल में दावर के एक नरम कोना जागा, लेकिन ये सिर्फ इसके सीनियर के लिए थे, ना कि अपने भाई के लिए। अच्छा तो गाइज़ यहाँ पे ये हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसे लगे आपको जावर के रोने? तो अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तो वैसे एक इम्पॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी, तो अभी बता दूँ। अच्छा, बात यह है कि जो मैं लास्ट वीक गई थी ना, जिस दिन एपिसोड नहीं आई थी शायद, तो लास्ट वीक मैं गई थी इंटरव्यू के लिए यूनिवर्सिटी में अपनी तो एमफिल के लिए। तो आज मेरा लिस्ट में नाम आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह 3rd पे आया, तो मेरा एडमिशन हो गया उधर यूनिवर्सिटी में। तो आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। बस आगे भी दुआ में याद रखते रहे कि अल्लाह पाक ने अब एडमिशन दिलाया तो अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए। जैसे पहले एक नाम था यूनिवर्सिटी में, अब भी वैसे ही रहे। तो अब ये है कि इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे, लेकिन कल इस नावल की एपिसोड नहीं आएगी। अब जावर और दावर की स्टोरी आपको मंडे को पढ़ने को मिलेगी। कल हम पढ़ेंगे अफसूने जान। अफसूने जान ही है ना? हाँ, अफसूने जान पढ़ेंगे कल भी और परसों भी। इंशाल्लाह इसकी नवी एपिसोड आएगी मंडे को। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और अफसूने जान के जो लिसनर्स हैं वो रेडी रहें, उनके लिए कल एपिसोड आएगी 2nd। तो मुझे अब इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।